अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन ओवरव्यू ऑफ लैंड रेवेन्यू लॉज। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लैंड लॉ या लैंड रेवेन्यू लॉज जो हैं इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। आप सबको पता है कि हमारा मुल्क जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है। इसकी जो इकानमी है वो बेस कर रही है, सारी मेजर इकानमी जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस करती है। तो एग्रीकल्चर के लिए हालात भी यहाँ पे बड़े साजगार हैं। जो जोग्राफियाई पोजीशन है वो ये है कि साउथ में अरेबियन सी है, वहाँ से वेपराइजेशन का अमल जो है वो मुसलसल होता रहता है, बादल बनते हैं। हमारे नॉर्थ में हिमालयाज़ है, वहाँ जाते हैं बादल टकराते हैं, मानसून होती है, बादल बरसते हैं, दरिया जो हैं वो पानी को फिर समुंदर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन समुंदर में जाने से पहले वो पंजाब और सिंध के प्लेन्स में से गुज़रते हैं और इसको करते हैं, सैराब करते हैं, और उससे हमारी जो है वो सारी फसलें जो हैं बनती हैं और हमारी इकानमी चलती है। लैंड लॉज जो हैं वो इसलिए बनाने पड़े कि हमारे मुल्क में चूँकि ये शुरू से ही एग्रीकल्चर कंट्री है, तो ये सिंस टाइम इमेमोरियल यही था कि जो राजा या बादशाह होता था वो मालिक समझा जाता था ज़मीनों का, और तमाम जो कल्टीवेटर्स हैं उन्होंने एक शेयर ऑफ प्रोड्यूस जो है वो पे करना होता था उसको, किंग को। जब वो किंग को पे करते थे तो उसका कोई ना कोई मेथड ऑफ असेसमेंट के कितना पे करना है, किसने पे करना है, और किस किस्म के लैंड के ऊपर जो है उन्होंने अमाउंट पे करनी है। उसके बाद उसको वो देवताओं के नाम से ये अपना लॉ जो है वो चलाते थे। तो वक्त के साथ साथ जब अरब्स आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ का हिंदुओं का जो सिस्टम था असेसमेंट और रिकवरी का, वो उनके जो हराज मुकासमा यानी कि शेयरिंग ऑफ सर्टन शेयर ऑफ प्रोड्यूस और हराज मुआज़ब यानी कि डिमांड ऑफ मनी, कैश और काइंड, ये दो जो हराज देते थे उससे मिलता जुलता था। तो फिर उन्होंने उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं की, बल्कि वो जो हिंदू जो उनके कलेक्टर्स होते थे उस ज़माने में जो भी उन्हें कहते थे उन्हीं को उन्होंने अपने रखा, सर्वेंट्स रखा, और सिर्फ एक उनसे हराज या रेवेन्यू लेते रहे। ये दोनों सिस्टम जो हैं ये मिल के इस्लामिक और लोकल, ये दोनों मिल के तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम जो है वो क्रिएट किया, जो कि बाद में आने वाले बादशाह जो थे, ख़ास तौर पे खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह सूरी, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया। चूँकि एग्रीकल्चर है, उसका खेतों की मेजरमेंट और उसकी प्रोड्यूस की असेसमेंट कि कितनी इसकी पैदावारी सलाहियत है, और उसके अलावा जो मालिक हैं, ओनर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखना जो है वो ज़रूरी होता है। इसलिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम जो है इसका ये आ गया, जिसको हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम या लैंड रेवेन्यू लॉज कहते हैं। जब 1757 में ब्रिटिश ने आके तो बंगाल पे पहले कब्ज़ा किया, और तकरीबन 100 साल तक जो है वो बंगाल पे उनका कब्ज़ा रहा। उसके बाद वो फिर पंजाब और सिंध में उन्होंने अपना ऑफिशियल जो है कंट्रोल लिया। तो उन्होंने आके काफ़ी सारी इस्लाहात की, पहले बंगाल में और उसके बाद हमारे पंजाब और सिंध में, और उनको जो सबसे किया उन्होंने भी वही कि जो सिस्टम चला आ रहा था उसमें स्लाइड चेंजेस के साथ जो है उन्होंने उसमें की इम्प्रूवमेंट्स की। लेकिन जो उनका मेन कारनामा है जो उन्होंने किया, उन्होंने पूरे मुल्क को, चाहे वो दरिया हैं, चाहे सहरा हैं, चाहे वो पहाड़ हैं, वो पूरे मुल्क के एक एक हिस्से में जाके एक एक इंच की मेजरमेंट की उन्होंने पूरे इंडिया की। ये एक इतनी बड़ी बात है कि जो यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने की ये। तो उसमें उसका जब मेजरमेंट की तो उसका रिकॉर्ड बनाया, और रिकॉर्ड के जो फ़ायदे थे
उनकी जो ज़रूरियात थी वो ये थी कि एक तो ये है कि असेसमेंट की जाए कौन सा लैंड कितनी प्रोड्यूस दे रहा है और उससे फिर उस प्रोड्यूस से कितना शेयर जो है वो गवर्नमेंट को आना है। उसके अलावा लोगों के आपस में डिस्प्यूट ना हो, उनकी बाउंड्रीज़ बने लैंड्स की, फिर मालक और जो कल्टीवेटर हैं उनका रिकॉर्ड सारा आए, फिर कितना उस पे प्रोड्यूस पे टैक्स दिया जा रहा है, कितना कल्टीवेटर जो है वो अपने मालक को पे करे, यानी हर चीज़ जो है वो लैंड के मुतलका वो इस रिकॉर्ड में उन्होंने दे दी। शहरी के अलावा कि शहर वालों को भी? शहर वालों, उस वक्त तो शहर होते ही नहीं थे ना, ये तो हमारे TPA में आके तो उन्होंने कहा कि जी उसकी रजिस्ट्री लाजमी है, नहीं तो पहले तो ये सारे ज़बानी इंतकाल ही होते थे ना। अच्छा। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन की प्रोविजन मौजूद थी लेकिन ये कंपलसरी नहीं था होता। तो ये जितने भी आप देखते हैं, शहर देखते हैं, आप इचरा देख लें, इट इज़ आल्सो मौजा, समनाबाद जो है वो इचरे का हिस्सा है। इस तरह जितने भी हैं, सारा लाहौर ही आप देख लें तो सिवाय अंदरून लाहौर, भाटी, लोहारी और इनके अलावा पूरे का पूरा विलेज ही होता था, और पूरे मुल्क में जो है अर्बन वो तो ना होने के बराबर होता था जब रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ। तो उनकी आपको पता है जी, कॉलोनाइजेशन का मेन मकसद तो यही होता है कि लोगों को मोटिवेट करके तो रेवेन्यू जो है उसके जनरेशन के तरीके ढूंढे जाएं। तो उन्होंने, ब्रिटिश ने पूरे मुल्क में कॉलोनाइजेशन की और फिर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये काम किया कि पहले तो दरिया जो हैं उनके किनारों पर कुछ दूर तक आबादियाँ होती थीं और एग्रीकल्चर होती थी, जिन्हें ख़ास तौर पे हम साउथ में बार्स कहते हैं, नीली बार, सांदल बार ये। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम जो है उन्होंने बनाया, जिससे लाखों एकड़ ज़मीन जो है उसको सैराब किया, और ये बहुत बड़ा कारनामा था। हमारे पूरी दुनिया में किसी वक्त में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम जो है वो यही होता था। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद नहरें ना होने के बराबर जो हैं वो डिग की गई हैं। जितनी भी इधर कैनाल्स हैं और जितना भी उनका नेटवर्क है वो सारा ब्रिटिश इरा में हुआ। रेवेन्यू रिकॉर्ड का आपको पहले ये बता दें कि जो उन्होंने लैंड सिस्टम बनाया उसके ज़्यादा मेजर फ़वाइद क्या थे। एक तो ये था डिटर्मिनेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर्स टुवर्ड्स स्टेट एंड दैट हु शुड पे द सम्स। नेक्स्ट है कि असेसमेंट मैंने आपको बताया, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बताया, रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड देयर टेनेंट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मलकियत का तस्वर जो है वो तो शुरू से जब से सोसाइटी बनी उस वक्त से मलकियत का तस्वर है। तो जो मालिक होता है वो सारे का सारा जो है अपनी मलकियत को वो मैनेज नहीं कर सकता, तो वो अपने सर्वेंट्स के ज़रिए, अपने टेनेंट्स के ज़रिए उसको एग्रीकल्चर लैंड को कल्टीवेट करता है, दूसरी लैंड्स की भी निगरानी के लिए लोगों को यूज़ करता है। तो उन्होंने जो रिलेशनशिप बिटवीन लैंड और टेनेंट का लॉ बनाया, कोडिफाई किया, उसने एग्रीकल्चर में बहुत अहम रोल अदा किया। इसके अलावा रेवेन्यू की बाकायदा कोर्स बनाई। पहले अगर आप मायना करें सर, उर्दू के भी अल्फाज वगैरह अगर आप इनके इक्विवेलेंट मेंशन करते रहें, बिकॉज कई दोस्त हमारे उर्दू देख के झिझक जाते हैं। मुजारिन और हाँ जी, मुजारे कहते हैं टेनेंट को। तो ये अगर किसी को कोई हो क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन नोट कर लें या आप हाथ उठा सकते हैं, मैं आपको उसमें इंटरप्ट भी कर सकते हैं, आप हाथ उठा के मैं आपको बता दूंगा। टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स का रिलेशनशिप, इसके अलावा डिस्प्यूट्स, उसके लिए रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं वो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब टेनेंसी एक्ट के तहत कायम है, बाकी कहीं भी रेवेन्यू कोर्ट्स नहीं है। जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो कर्ज़ाई जुडिशल वर्क करते हैं और कोर्ट होल्ड करते हैं, लेकिन दे आर नॉट कोर्ट्स इन दी ट्रू सेंस। और उनको उनकी पावर्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो सबसे पहले इन्होंने बनाया, दो मेजर लॉज थे जो ब्रिटिश ने बनाए, जिनकी बेसिस के ऊपर ये फिर बाकी सारा जो है वो काम चला। वो थे एक लैंड रेवेन्यू एक्ट और एक था पंजाब टेनेंसी एक्ट।
लैंड रेवेन्यू एक्ट पहले 1871 में बना, लेकिन उसमें काफ़ी फ्लास थे और वो बहुत जल्दी एक 10-15 साल के बाद 1887 में दोबारा लैंड रेवेन्यू एक्ट जो बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी वो अडॉप्ट किया गया और काफ़ी साल तक 1967 तक वही पुराना लॉ जो है ब्रिटिश लॉ वही चलता रहा। तो अब जो 1967 में लैंड रेवेन्यू एक्ट बना, इसमें बिल्कुल स्लाइट चेंजेस की गई हैं। ये कोई ये नहीं है कि उन्होंने हर चीज़ नहीं कर दी है, बल्कि तकरीबन ऑलमोस्ट 90% पुराने लॉ को ही उन्होंने रीअरेंज कर दिया। अब फिर रीअरेंज करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अब तो ये जो है इसके सेक्शंस वो आधे भी नहीं रह जाने चाहिए, लैंड रेवेन्यू को बिल्कुल रिड्यूस हो जाना चाहिए लॉ को। और वो मैंने सुजेशन पेश भी करनी है इधर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, तो आपसे मैं आज डिस्कस करूँगा। दूसरा था पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। ये एक्ट पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, अडॉप्टेशन ऑफ लॉज एक्ट के तहत, और ये आज भी विद स्लाइट अमेंडमेंट्स ये चल रहा है। इन दोनों कानूनों में फ़र्क क्या है, टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू वगैरह? लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ये डील करता है, जैसे कि मैंने बताया कि रिकॉर्ड को मेंटेन करना और प्रिपेयर करना, उसके बाद उसकी असेसमेंट ऑफ प्रोड्यूस, उसकी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं उनके अपॉइंटमेंट, उनकी रोल, उनकी पावर्स, और ये इन सारी चीज़ों को डील करता है लैंड रेवेन्यू एक्ट। जो पंजाब प्रोड्यूस का क्या मतलब, क्या असेसमेंट ऑफ प्रोड्यूस उर्दू में इसका जो है ना वो ना ही पूछें तो बेहतर है, इनको नहीं समझेगी, तशखीस इसे कहते हैं। हाँ, असेसमेंट ऑफ प्रोड्यूस से मुराद ये है कि जो फसल एक ज़मीन की पैदा हो रही है उस फसल में वो कितनी पैदा हो सकती है, इसकी पैदावारी सलाहियत क्या है इस ज़मीन की, और उसके मुताबिक एक फ़िक्स रेंट या जिसे हम कहेंगे लैंड रेवेन्यू या टैक्स वो इस पे इम्पोज किया जाता है उसकी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक। अब पैदावारी सलाहियत के लिए भी उसके कुछ जो है मैयर्स वो मुकर्रर किए गए हैं, जैसे कि अगर कोई लैंड जो है उसको इरिगेशन वाटर अवेलेबल है फ्राम द कैनाल, नहरी पानी अवेलेबल है, तो उसको हम रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक कॉलम है उसमें उसकी जो है किस्म लिखी जाएगी, उसको लिखा जाता है किस्म अराजी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, उसकी क्लासिफिकेशन लिखी जाएगी नहरी। और अगर नहर जो है वो उसका लेवल डाउन है और आपकी ज़मीन ऊपर है और आप किसी मोटर के ज़रिए उसे लिफ्ट करके पानी को अपने सैराब कर रहे हैं, जैसे कि रिनाला गुर्द में सर गंगा राम ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम ये किया था, तो उसको हम कहते हैं नल नहरी। नल से मुराद है वेल, ट्यूबवेल या नल, आप समझते हैं ना नल का, हाँ जी, तो उसे नल नहरी कहते हैं। इसी तरह अगर कोई आपने वेल डिग किया है, कुआं खोदा है और उससे पानी सैराब कर रहे हैं तो वो है चाही, और अगर ट्यूबवेल है तो उसको नल चाही। ये जो है ये बेस्ट काइंड ऑफ लैंड्स हैं विद रिगार्ड टू प्रोड्यूस ऑफ लैंड। इसके बाद जो आती है किस्म वो आती है बारानी, यानी कि उनको अंडरग्राउंड वाटर या कैनाल वाटर अवेलेबल नहीं है और वो सिर्फ डिपेंडेंट हैं बारिश के पानी पे, तो उसको कहते हैं बारानी लैंड। और बारानी लैंड के बाद फिर नीचे क्वालिटी आ जाती है बंजर की। बंजर लैंड वो है कि जो कल्टीवेट नहीं हो रही। बंजर में भी आगे कुछ किस्म हैं, जैसे कि बंजर हाम, अगर 2 फसलों तक कोई ज़मीन काश ना की जाए तो उसको पटवारी पाबंद है कि वो रिकॉर्ड करेगा बंजर हाम के तौर पे। और अगर 4 फसलों तक यानी एक साल में 2 फसलें हैं अंडर द लॉ, वैसे तो बंदा जितनी मर्ज़ी लगा ले छोटी छोटी, लेकिन मेन रबी और खरीफ 2 क्रॉप्स होती हैं। अगर 4 फसल तक उसको काश नहीं करेगा तो वो हो जाएगी बंजर जदीद, और अगर 8 फसलों तक नहीं करेगा तो वो बंजर कदीम हो जाएगी। और इसी तरह जब कोई 16 फसल तक कोई काश नहीं होती, या अगर किसी का स्टेटस एग्रीकल्चर नहीं रहता, वहाँ पे कोई बिल्डिंग बन गई है, वहाँ पे रेत का टीला है, वहाँ पे कोई भी ऐसा पत्थर है, पहाड़ है, तो उसको फिर गैर मुमकिन कहते हैं। ये इंग्लिश में भी टर्म्स यही यूज़ होती हैं, बंजर जदीद, बंजर कदीम, और उर्दू में भी यही होती हैं, और गैर मुमकिन भी उसी को कहते हैं
कि विच इज़ नॉट पॉसिबल टू बी कल्टिवेटेड। अगर कहीं दरिया चल रहा है तो ये गैर मुमकिन दरिया हो जाएगा, अगर कोई सेम नाला है तो गैर मुमकिन सेम नाला। मतलब जो लैंड विच लैंड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कल्टिवेशन दैट इज़ कॉल्ड गैर मुमकिन। बंजर हाम 2 फसल अगर काश नहीं होगी, बंजर जदीद 4 फसल तक, बंजर कदीम 8 फसल काश नहीं हुई, और गैर मुमकिन अगर 16 फसल तक यानी 8 साल तक काश नहीं तो गैर मुमकिन। ये आपने अभी लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जिक्र किया था, तो मुख्तलिफ स्कीम्स के जरिए जो अलाटमेंट होती है, तो जो अलाटी होते हैं वो लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में आएंगे या टेनेंट की? वो हम आगे चलते हैं, लेकिन आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि अगर गवर्नमेंट लैंडलॉर्ड है, गवर्नमेंट की ओनर है, और उसके आगे आते हैं टेनेंट कोई लेसी, तो वो पंजाब टेनेंसी एक्ट से वो गवर्न नहीं होंगे, वो गवर्न होंगे कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912। अगर कोई प्राइवेट लैंड ओनर मालिक है, लैंडलॉर्ड है और उसका टेनेंट है, तो वो गवर्न होंगे पंजाब टेनेंसी एक्ट। ये हम आपको इनका ओवरव्यू देंगे। अच्छा जी, तो थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पंजाब ये जो लॉज जो हैं, कौन कौन से लॉ इनेक्ट किए गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। ज़्यादातर लॉज वही हैं जो कि ब्रिटिश रिजीम में बनाए गए और उनको विद स्लाइट अमेंडमेंट, स्लाइट मॉडिफिकेशंस उनको अडॉप्ट कर लिया गया। सबसे पहले हम आते हैं कि जब भी हम लैंड लॉज का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे नाम आता है जहन में लैंड रेवेन्यू एक्ट का। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस वक्त जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है दैट वाज इनेक्टेड इन 1967। इसके सेलिएंट फीचर्स जो हैं इसमें जो कुछ वो हैं कि एक तो है कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड। पूरी दुनिया आपको पता है, पूरी कायनात किसी न किसी सिस्टम के तहत चल रही है। इसी तरह ये जो है लैंड के सिस्टम ये एक बनाया गया जो कि पूरे मुल्क की ज़मीन को गवर्न करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम लैंड जो हैं उनको मुहैया कर लिया गया है, लेकिन मुहैया करने का मतलब ये नहीं कि सब का रिकॉर्ड भी बना लिया गया है। अगर फ़र्ज़ करें सहराई चोलिस्तान या सहराई थर में अगर कोई लैंड मैयर है तो उनको ये तो पता कि इसका एरिया कितना है और ये कौन कौन सी जगह, लेकिन उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं बनाएगा, उसको हम कहेंगे बिला पैमूद, अनमैयर्ड। लेकिन अगर चोलिस्तान में जैसे कि नहरी पानी अवेलेबल हुआ और वहाँ पे फिर नए चकूक बनाए गए और उन चकूक के नए रिकॉर्ड बनाए गए। चक कहते हैं विलेज को, जो साउदर्न एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट की है ह्यूमंस ने और उसके बाद आबाद हुए हैं, उनको हम चक कहते हैं। वो एक सिस्टम के तहत, एक प्लान के तहत बने हैं। और जो वक्त के साथ साथ गाँव आबाद हुए हैं, जैसे कि ये हमारे सेंट्रल पंजाब में लाहौर और रावलपिंडी तक पट्टी में ये सारे गांव, इनको हम उर्दू में कहते हैं मौज़ा या महाल। एक महाल जो है उसकी मैं अभी आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि महाल या मौज़ा उसे कहते हैं कि जिसके लिए एक सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो बनाया गया हो। एक मौज़ा या महाल में एक से ज़्यादा विलेजेस भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा चक्स भी हो सकते हैं। और इसकी जो इंग्लिश में टर्म यूज़ होती है जो कि लॉ में होती है उसको कहते हैं रेवेन्यू इस्टेट। तो एक रेवेन्यू स्टेट में 10-10 चक भी हो सकते हैं और कोई एक बड़ा चक भी हो सकता है सिर्फ। इसके लिए जो उसकी हम अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहला तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में का जो है इसका जो मकसद है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड से मतलब कि तमाम लैंड को एक सिस्टम के तहत डिवाइड किया जाए, प्रोविंस को डिवीजन्स में, डिवीजन्स को डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिवीजन, तहसील और आगे हर तहसील में रेवेन्यू एस्टेट्स या मुआवजात या महाल जो है वो बनाए गए हैं और उनको फिर एडमिनिस्टर किया जाए थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर्स। कि हर एक कैटेगरी ऑफ लैंड के लिए एक अलहदा रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो
बनाया गया है उनकी कैटेगरी के मुताबिक, वो हम अभी उस पर आएंगे। दूसरा जो मकसद है लैंड रेवेन्यू का मेन, रेवेन्यू स्टेट का जो साइनोनिमस है उर्दू में उसको महाल कहते हैं और आम फहम अल्फाज में हम लिखते हैं मौज़ा। लेकिन जो विलेजेस हैं, जैसे आपने अगर समनाबाद का कोई रिकॉर्ड लेना है तो आप इचरा के पटवारी के पास जाएंगे, क्योंकि जो रेवेन्यू स्टेट या महाल है या मौज़ा है वो इचरा है, लेकिन विलेज आबादी या विलेज वो उसमें सेपरेट था, समनाबाद है। इसी तरह मौज़ा ये विलेज शीश महल होता था, वो मजांग के पटवारी के पास जाना पड़ेगा। तो एक रेवेन्यू स्टेट का एक पटवारी इंचार्ज होता है और जिस रेवेन्यू स्टेट में रेवेन्यू स्टेट कहते हैं उसे जिसके लिए एक अलहदा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाए। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को भी हम आज आपको ब्रीफली डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन आज दूसरा एक लेक्चर है उसमें मेरे भाई जो हैं वो आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट की डिटेल्स देंगे, इसलिए मैंने अपने आप को सिर्फ इंट्रोडक्शन तक आज महदूद रखूँगा। सर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, देखिए जी रेवेन्यू से मुराद है टैक्सेशन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाए हैं फॉर कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस। तो जो प्रोविंशियल लैंड रिलेटेड टैक्स है वो डील करेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं अर्बन वो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, और जो फेडरल टैक्सेस हैं वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उस पर वो अब उन्होंने थोड़ा सा लैंड की ट्रांसफ़र के ऊपर कुछ अपना टैक्स रखा है, लेकिन इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का लैंड रेवेन्यू टैक्सेस के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स, सेल टैक्स और दूसरे टैक्सेस जो हैं सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दो अलग-अलग चीज़ें हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज टैक्सेशन, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ये वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फेडरल होता है कि प्रोविंशियल होता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंशियल जो है वो लैंड लॉस को डील करेगा, जो फेडरल है वो टैक्सेस को। टैक्सेस के फर्क ये। अच्छा, दूसरा लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो मेन मकसद था वो ये था कि असेसमेंट की जाए प्रोड्यूस की। असेसमेंट यानी उसकी पैदावारी सलाहियत का अंदाज़ा लगाया जाए। उसके लिए एक बहुत वसी सर्कल बनाया गया था कि एक तो मैंने बताया कि असेसमेंट के लिए लैंड को कैटेगराइज किया जाता है, फिर उसके बाद पूरे सूबे की एक डायरेक्टरी बनाई गई थी जिसमें असेसमेंट सर्कल्स बना के, असेसमेंट सर्कल्स हर तहसील में 2-3 किस्म के असेसमेंट सर्कल बना दिए गए कि जो उसकी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक उन्होंने देखा कि ये लैंड जो है यहाँ पे अच्छी प्रोड्यूस है, उसका अलग बना दिया। तो उन असेसमेंट सर्कल्स में फिर वो उन्होंने यूनिट्स मुकर्रर कर दिए, पैदावारी यूनिट, कि इस क्योंकि हर एक लैंड का अलग-अलग असेसमेंट नहीं हो सकती, तो उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम देना पड़ता है, कोई ना कोई यार्ड स्टिक, कोई बेसिस देनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर उन्होंने एक प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट्स की टर्म बनाई और प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट्स की एक डायरेक्टरी बनाई, और जिसमें पूरे सूबे के तमाम अजला, तमाम तहसीलें और तहसीलों के अंदर असेसमेंट सर्कल्स बना के तो उनका बताया गया कि इस इलाके में इतने प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट हैं, इतने रखने के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लाहौर के किसी गांव का चेक करेंगे तो एक एकड़ जो है नहरी या नल नहरी या नल चाही उसके 60 यूनिट्स फर्ज कर निकलते हैं। तो अगर वो लैंड हो जाएगा बारानी तो वो उसके उन्होंने 30 यूनिट्स कर दिए। अगर किसी शख्स को एक्सचेंज करना है लैंड, बारानी लैंड को नहरी लैंड के साथ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के तहत, तो वो उसकी वैल्यू मुतय्यन करने के लिए कोई असेसमेंट वैसे नहीं थे। वो कहते अच्छा ठीक है ये बारानी लैंड है, ये नहरी लैंड है, तो ये 1 एकड़ के बदले इसको 2 एकड़ दे दिए जाए। इसी तरह जो बंजर लैंड था वो उससे भी ज़्यादा 15, और जो गैर मुमकिन है उसके 1 एकड़ में 8 यूनिट। इसका जो एक फ़ायदा तो हमें ये हुआ ना कि उसकी पैदावारी सलाहियत पता चली। जो दूसरा बड़ा फ़ायदा था और जो बहुत मास स्केल पे हुआ वो ये है कि जब पाकिस्तान बना और एक बहुत बड़े पैमाने पे माइग्रेशंस हुई,
लोग उधर अपनी ज़मीनें जायदादें छोड़ के पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके उन्होंने क्लेम्स किए, तो उनका ये देखा जाता था कि इंडिया में उनकी जो ज़मीन थी वो उसके पैदावारी यूनिट कितने बनते हैं। वो नहरी ज़मीन छोड़ के आए तो उन्हें फिर 60 यूनिट के एवज़ पाकिस्तान में सिर्फ 1 एकड़ मिल रहा है, अगर ये लाहौर के असेसमेंट सर्कल में। अटक वगैरह में पता नहीं कि क्या वजह, उधर तो 70-75 यूनिट का भी 1 एकड़ है, वो ज़्यादा अच्छी उसकी असेसमेंट हुई है। तो अगर उसको बंजर मिल रही है तो फिर उसको उसी 1 एकड़ के नहरी के एवज़ यहाँ पे 4 एकड़ मिल जाते थे। तो ये उसका एक तो फ़ायदा ये था कि, लेकिन अब ये दोनों मकसद जो हैं ये हो चुके हैं पूरे रिडंडेंट। और अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये असेसमेंट वाली जो बात है ये अब बिल्कुल रिडंडेंट हो गई है। अब असेसमेंट की ज़रूरत नहीं रही, फॉर द रीज़न कि अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो 1997 में इन्होंने बना दिया और लैंड रेवेन्यू को वैसे ही उन्होंने अबॉलिश कर दिया। लैंड रेवेन्यू एबोलिशन एक्ट 1998 के ज़रिए लैंड रेवेन्यू भी ख़त्म हो चुका है और उसकी असेसमेंट से मुतल्लिक़ जितनी प्रोविजंस हैं वो भी अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। वो मैं आज के लेक्चर में लैंड रेवेन्यू को उर्दू में क्या कहते हैं? लैंड रेवेन्यू पेमेंट्स जो होती हैं, लैंड रेवेन्यू का उर्दू मतलब मामला, उसको हम मामला कहते हैं। यानी कि जो लैंड रेवेन्यू है क्या? आबियाना नहीं, आबियाना इज वाटर रेट, प्राइस ऑफ वाटर यू गेट फ्रॉम दी इरिगेशन, यू गेट इरिगेशन वाटर फ्रॉम कैनाल्स, यू पे आबियाना इन लिeu ऑफ दैट वाटर। अच्छा, अभी हम ये बात कर रहे थे कि लैंड रेवेन्यू है क्या। वो मैंने वैसे, चलो वो टॉपिक अब आगे आएगा लैंड रेवेन्यू का, वो उस वक्त करते हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट का जो नेक्स्ट मकसद था, जो उसकी ज़रूरत थी, वो ये थी कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड विलेज ऑफिसर्स। उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा कि रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन है, उनकी क्लासेस क्या हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है, और विलेज ऑफिसर्स कौन है और उनका ड्यूटीज़ क्या हैं। नेक्स्ट है कि डिराइविंग ए प्रोसीजर फॉर कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़। गवर्नमेंट ड्यूज़ की असेसमेंट, उनकी कलेक्शन, और जो डिफ़ॉल्टर्स हों उनसे कलेक्शन किस तरह करनी है, वो पूरा सिस्टम जो है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट में दिया गया है। नेक्स्ट है सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, उनको मेंटेन किया जाएगा, उनको अपडेट किया जाएगा, और उसमें क्या क्या दिया जाएगा हम पढ़ेंगे कि यानी उसमें ऑनर्स, कल्टीवेटर्स और जिसका कोई भी ताल्लुक़ है उस ज़मीन के साथ, उससे कोई बेनिफिट उठा सकता है या उसकी कोई उसके ऊपर हैं लाइबिलिटीज़ हैं, उसका सारा जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे जो हैं वो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बनाए गए, लेकिन ये जो हैं ये सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सिर्फ एक्ट को बयान करते हैं, वाज़े करते हैं। दीज आर नॉट लॉज इटसेल्फ। ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर्स की गाइडेंस के लिए, उनकी सहूलत के लिए बनाए गए हैं। इनको कहते हैं लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल है, जिसमें पूरा सिस्टम उन्हें बताया गया कि आपने किस तरह रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाना है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल होंगे, विलेज ऑफिसर कैसे अपॉइंट करने हैं, पटवारी की ड्यूटीज़ क्या होंगी, रेवेन्यू ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होंगी। इसी तरह जो है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल है और लैंड सेटलमेंट मैनुअल है। ये भी उनको सिर्फ ये गाइडलाइंस के लिए दिया गया है। जो हम लोग करते हैं जब लिटिगेशन करते हैं, तो हमने मेन लैंड रेवेन्यू एक्ट की प्रोविजंस जो हैं वो कोर्ट को बयान करनी है। तो जो मैनुअल्स हैं वो सिर्फ प्रोसीजरल, अगर कोई किसी ने किसी तकसीम के केस में, किसी करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के केस में रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई प्रोसीजरल की है हामी, तो वो करेंगे। लेकिन हमारे जो हैं भाई जो लिटिगेशन करते हैं, मैंने देखा है कि 90% हमारे वकला जो हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस के सेट को पढ़ते ही नहीं हैं और बिल्कुल वो सिंपल एक्ट की प्रोविजंस दे के और उसके ऊपर ही
अपनी आर्गूमेंट्स बेस करते हैं, जिससे क्लाइंट का नुकसान होता है। ये जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल और दूसरे मैनुअल, इनका पढ़ा जाना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल और सेटलमेंट मैनुअल का क्या फ़र्क होता है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल से? एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल जो है वो तो तकरीबन लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जो है उसके साथ मिलती जुलती प्रोविजंस हैं, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स की गाइडेंस के लिए। सेटलमेंट जो है उसको हम उर्दू में कहते हैं बंदोबस्त। सेटलमेंट ऑफ लैंड किया जाता है एट लीस्ट एट द लेवल ऑफ तहसील, कि पूरी तहसील का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको सबको एक दफ़ा ख़त्म करके तो दोबारा बनाया जाता है। विलेजेस वही रहते हैं, उनकी बाउंड्रीज वही रहती हैं, लेकिन उनके पुराने रिकॉर्ड को ख़त्म करके तो नया रिकॉर्ड बनाया जाता है। तो उसको हम कहते हैं सेटलमेंट या बंदोबस्त। तो वो कानून तो ये है कि हर 20 साल के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में किया जाए, लेकिन अब इतनी आबादी बढ़ने के बाद वो बंदोबस्त या की प्रोविजन नहीं रही। अगर हम बंदोबस्त के इक्विवेलेंट लेंगे जो छोटे पैमाने पे किया जाता है सिर्फ एक विलेज में, दैट इज़ कॉल्ड कंसोलिडेशन या इज्तिमाल। इज्तिमाल में भी जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं नो तोड़, यानी पहला रिकॉर्ड ब्रेक करके तो नया रिकॉर्ड बनाया जाए। पहले हसरा नंबर और तमाम नंबरान जो है उसके रिकॉर्ड उसकी ज़मीन के उनको ख़त्म करके तो लोगों इसका बंदोबस्त का, सेटलमेंट का या कंसोलिडेशन यानी इस्तेमाल का जो मेन मकसद है वो ये है कि वक्त के साथ लोगों की जो है ज़मीनें उनमें फ्रेगमेंटाइजेशन हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। कुछ लोग जो हैं उनकी डेथ के बाद उनके 3, 4, 5 बच्चे हैं, उनको शेयर चला गया, फिर कोई लोग पीस मील में सेल कर देते हैं, किसी के वारसन सेल कर देते हैं। तो अगर एक विलेज में आज से 20 साल पहले 100 ओनर्स थे तो हो सकता है कि 20 साल के बाद वहाँ पे 200 या 300 ओनर्स बन गए हों। और होता भी ये है कि एक शख्स के पास पैसे आए, उसने कहा फ़लाँ ज़मीन बिक रही है, तो उसने हसरा नंबर 225 में खरीद ली। फिर उसके पास पैसे आए तो 115 में उसने खरीद ली, उसकी वरासत उसको 70 नंबर एकड़ में मुरबा में मिल गई। तो ये सेटलमेंट और कंसोलिडेशन में जो मेन किया जाता है काम ये है कि उनकी ज़मीनों को इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि ना सिर्फ उनको सहूलत हो बल्कि उनके लिए इरिगेशन और रास्ते वगैरह जो हैं वो एक जगह पे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको कम्युनिकेशन की सहूलतें जो वो आसान हो जाएंगी और वो एक बेटर प्रोड्यूस दे सकेंगे। ना सिर्फ उनका अपना मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा बल्कि मुल्क के लिए भी वो बेहतरी होगी। मुश्तरका खाता जात कहते हैं वो, मुश्तरका खाता जात तो हम पार्टीशन में भी पढ़ेंगे। ये मैं कह रहा हूँ पूरा गांव जो है उसके हसरा नंबर्स को ख़त्म कर दिया जाता है इस्तेमाल में, और बंदोबस्त में पूरी तहसील के जो विलेजेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर उनकी नई मेजरमेंट करके उनके नक्शे बना के उनके नए हसरा नंबर बनाए जाते हैं। फिर वो एलोकेट किए जाते हैं जितनी हद तक पॉसिबल हो सके साबका मालकान को। उसको कैटेगराइजेशन की जाती है किस्म अव्वल से लेके पंजम तक, यानी क्लासिफिकेशन 1 से लेके 5 तक उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। और उसके लिए पहले एक फार्मूला तैयार किया जाता है और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि ये 5 कैटेगरीज होंगी। जो दरिया का रकबा है वो कैटेगरी 5 में आ जाएगा, जो नहरी रकबा है वो कैटेगरी 1 में आ जाएगा। और उनका आपस में लिंक भी बना दिया जाता है कि जिसके पास 1 एकड़ नहरी है उसको अगर 2 मिलेगा तो कितना मिलेगा और 100 मिलेगा तो कितना मिलेगा। उसके अलावा तमाम मालकान के रकबों से कटौती करके कुछ ना कुछ एक परसेंटेज उनका लैंड जो है वो ख़त्म करके तो उसको कॉमन पर्पसेस के लिए, जिसको हम विलेज में चिराग शामलात कहते हैं, तो जो चकूक हैं वहाँ पे तो खैर पूरे सिस्टम बने, उधर तो इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पुराने विलेजेस में पुराने मुआवज़ात में ज़रूरत पड़ती है। और वो शामलात के लिए जो कि फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर पर्पसेस, पब्लिक पर्पसेस सच एज मस्जिद, जनाज़गाह, कब्रिस्तान, स्कूल, हॉस्पिटल, किसी भी चीज़ के लिए मुस्तकबिल में चाहिए हो
तो वो उसके लिए एक कॉमन लैंड जो है शामलात उसे कहते हैं। तो इस तरह वो पूरा फार्मूला बना के एक बड़े सिस्टम के तहत ये सारा कुछ बंदोबस्त या इस्तेमाल किया जाता है। बंदोबस्त एटलीस्ट तहसील या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होता है, इस्तेमाल जो है वो एक विलेज एक रेवेन्यू स्टेट मौज़ा के लेवल पे होता है। अच्छा, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बाद दो इम्पॉर्टेंट रूल्स भी बने हैं, लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 और इसी साल में बने लैंड रेवेन्यू असेसमेंट रूल्स। अब लैंड रेवेन्यू असेसमेंट रूल्स तो मैंने जैसे आपको बताया वो रिडंडेंट हो गया, उसकी मैं पूरी तफसील भी आपको बताऊँगा। लैंड रेवेन्यू रूल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये हर स्टूडेंट को ये पढ़ने चाहिए। और लैंड रेवेन्यू एक्ट की जितनी भी प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो हों विलेज ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के बारे में, चाहे रिकॉर्ड के बारे में, और चाहे वर्किंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में, उसकी तमाम डिटेल्स जो हैं, इसकी रूल्स की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जो इनेक्टमेंट है उसका प्रोसीजर, आप सब लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि वो असेंबली के ज़रिए और बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है और उसमें सालों लग जाते हैं एक एक्ट बनाने में और एक एक्ट की अमेंडमेंट के लिए। तो जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो उसमें प्रोविजन रख दी जाती है कि द अथॉरिटी सो एंड सो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट कैन फार्मुलेट रूल्स विच में नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द ओरिजिनल एक्ट। एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते रूल्स, बल्कि एक्ट को करते हैं, सिर्फ उसकी वजाहत करते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा कि लैंड रेवेन्यू रूल्स में एक प्रोविजन इन्होंने इंसर्ट की, रूल 6A। उसमें उन्होंने कहा कि नो अथॉरिटी अदर दैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल हैव पावर्स टू रिमांड द केस टू लोअर फंक्शनरी। यानी अगर रिमांड करना तो सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, बाकी जो हैं कमिश्नर और कलेक्टर वगैरह उन्होंने हर सूरत में उसका फाइनल डिसीजन करना है, रिमांड नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी वो रिमांड करते हैं, तो इसी पॉइंट पे जो है वो खारिज हो जाती थी, उनका जो फैसला है वो सेटिसाइड हो जाता। एक केस जो है वो पेश किया गया हाई कोर्ट में इसी पॉइंट पे। वो हमारे बड़े सीनियर लॉयर हैं चौधरी अशरफ साहब, उन्होंने आर्गू किया और ये केस लगा था मौलवी अनवार हक साहब के पास। उन्होंने इस केस में आर्गू ये किया कि जब एक्ट कह रहा है कि नो रूल कैन बी फ्रेम्ड विच आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, तो एक्ट जो है वो सेक्शन 161 में इनको अपील की पावर्स दे रहा है और ये कह रहा है कि ये कोई भी आर्डर पास कर सकते हैं, इनके पास इख्तियार है हर किस्म का आर्डर पास करने का। तो फिर उनके इख्तियार के ऊपर जो एक्ट में दिया गया है रूल्स के ज़रिए उसको पाबंद नहीं किया जा सकता, कोई कदगन नहीं लगाई जा सकी। उनकी ये जो है वो आर्गूमेंट एक्सेप्ट हुआ और ये जजमेंट रिपोर्ट हुई थी 2000 YLR पेज है 295 और उसमें उन्होंने इस रूल को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया बिकॉज दिस रूल वाज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रूल्स की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि एक्ट में अगर एक सेक्शन है तो रूल्स में उसके लिए हो सकता है पूरा चैप्टर हो उसको वजाहत करने के लिए। फॉर एग्जांपल सेक्शन 36 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज हेडमैन, ये नंबरदार, लेकिन नंबरदार जो है उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी ड्यूटीज़, उसके डिसमिसल, उसके लिए रूल 15 से लेके मेरा ख्याल है 28 तक रूल्स हैं। वो एक सेक्शन को एलेबोरेट करने के लिए रूल 15 से 28 तक उन्होंने रूल्स दिए गए। तो ये रूल्स जो हैं ख़ास तौर पे लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, ये हर एक के पास होने चाहिए। जब भी आप कोई कमेंट्री वाला एक्ट परचेज करते हैं तो उसमें ये रूल्स लाजमी होते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट हैज़ बीन बार्ड इन द मैटर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 172 है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, वो कहता है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इज़ बार्ड। ये आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे कौन से मैटर्स में बार्ड है। वेयर द रेवेन्यू ऑफिसर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू पास एन ऑर्डर। ठीक है जी। अब
आप देखते हैं कि सिविल कोर्ट में रेवेन्यू के बेतहाशा केसेस लगे होते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि अगर किसी ने रेवेन्यू के मुतलका केस किया है तो आप सिर्फ जाके तो एक एप्लीकेशन दे दें, उनकी तवज्जो दिलाएं कि जनाब 172 के तहत जुरिस्डिक्शन बार्ड है, आप इसको छेड़ नहीं सकते, तो वो ख़त्म कर दें। लेकिन नहीं होता, क्यों? इसमें कोर्ट्स ने बेशुमार जो है इसकी एड में डिसीजन मौजूद हैं, चेन ऑफ जजमेंट्स हैं। वो ये है कि इसकी वर्डिंग ये कहती है कि जहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर्ड होगा, बोर्ड ऑफ एमी एम्पावर्ड होगा या गवर्नमेंट एम्पावर्ड होगी, वहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार्ड है। लेकिन जब अपील, रिवीजन वगैरह सारी हायरार्की कंप्लीट हो जाए अप टू बोर्ड ऑफ एमी, और अब किसी के पास अपील या रिवीजन सुनने की जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो फिर ऑन द पॉइंट ऑफ मैलाफाइडी jurisdiction of civil court is allowed on the point of malafide only, because civil court is the court of ultimate jurisdiction। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे बाज़ भाई जो है ना वो कोशिश ये करते हैं कि जी एक कलेक्टर ने फ़ैसला किया तो बजाय हम जाएंगे उधर लाहौर जाएंगे इसकी अपील करने के लिए, तो हम इधर ही सिविल कोर्ट में कर देते हैं। वो एक दफ़ा तो स्टे ले देते हैं, गरीब को नोटिस वगैरह करा देते हैं, लेकिन बाद में जब ऑब्जेक्शंस आते हैं उस पर रिप्लाई आती है तो वो फॉर वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन वो ख़त्म हो जाता है। तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार्ड है उन मामलात में जहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इख्तियार हासिल है। जब उनका इख्तियार ख़त्म हो जाए तो सिविल कोर्ट बीइंग कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन उसकी जुरिस्डिक्शन मौजूद है। अच्छा, अभी हमने ये देखा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो हम मकासद देख रहे थे उसमें सबसे पहला था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड्स के लिए एक पूरा एक हायरार्की बनाई गई है, एक नेटवर्क बनाया गया है कि प्रोविंस को डिवाइड किया गया है डिवीजन्स में। डिवीजन्स वक्त के साथ साथ बढ़ती गई हैं, पहले 4 डिवीजन्स होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 हो गई, फिर साहिवाल बना 9 हो गई, और अब मुझे नोटिफिकेशन इतनी तेज़ी से इस रजीम में आ रही हैं कि सुना कि और भी कुछ डिवीजन्स भी बनी हैं, और डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट तो अभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन हुई है, नए बने हैं। कोट अद्दू बना है, मरी बना है, और ये वज़ीराबाद और एक और, इस तरह 4 डिस्ट्रिक्ट नए बने। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रोविंस को डिवाइड किया गया डिवीज़न में, फिर डिवीजन्स को आगे डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवीजन्स में, और सब डिवीजन्स में एक तहसील भी हो सकती है और एक से ज़ायद तहसीलें भी हो सकती हैं। जैसे सब डिवीज़न फ़र्ज़ करें गुजरांवाला है तो उसमें तहसील गुजरांवाला और तहसील कामों की हो सकती है। आप तो खैर कामों की भी सब डिवीज़न बन गई, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह फ़र्क इसमें यह है कि सब डिवीज़न का इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर होता है, तहसील का इंचार्ज तहसीलदार होता है। तो बाकी हम आगे इसका पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। जैसे समुद्री ये फैसलाबाद में और हाँ, गढ़वाल है, जी जी ऐसे ही है। मुख्तलिफ तहसीलें हैं। अच्छा, सबसे छोटा यूनिट हो गया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तहसील। अब तहसील के अंदर जो हैं उन्होंने रेवेन्यू स्टेट जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। रेवेन्यू स्टेट की डेफिनेशन जो दी गई है वो सेक्शन 4 सब सेक्शन 9 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट में कि रेवेन्यू स्टेट मींस एनी एरिया फॉर विच ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप सबको पता होगा, आपने जमाबंदी या रजिस्टर हकदाराने ज़मीन और मिसल हकीयत, मिसल मियादी, ये अल्फाज सारे सुने होंगे। आज मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो रेवेन्यू स्टेट जो सबसे छोटा यूनिट है, एन एरिया फॉर विच ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड विच हैज़ बीन सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू एंड फॉर विच द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिक्लेयर स्पेशल आर्डर या जनरल रूल के साथ उसे रेवेन्यू स्टेट, यानी कई दफ़ा होता है कि बड़ी रेवेन्यू स्टेट है तो उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर दी सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनको 2 रेवेन्यू स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर उन दोनों के अलग-अलग पटवारी होंगे, अलग-अलग जमाबंदियाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड बनेंगे।
अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखी। अब उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, ये है क्लास सेक्शन 7 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट में। सेक्शन 7 जो है वो हमें बताता है कि द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर इन द प्रोविंस इज़ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पूरे प्रोविंस को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्टर करता है। और आगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में सबसे पहले आ जाती है डिवीज़न, और डिवीज़न का इंचार्ज या उसका जो है ज़िम्मेदार जो है मैनेजर जो है वो है कमिश्नर। सेक्शन 9 के ज़रिए कमिश्नर की एड के लिए एडिशनल कमिश्नर लगाए जा सकते हैं जितने ज़रूरत हो, और उनको जो पावर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुनासिब समझे या कमिश्नर अपने सब्जेक्ट्स उसको इंटरेस्ट करना चाहे तो वो अंडर दी जनरल कंट्रोल ऑफ कमिश्नर होते हैं एडिशनल कमिश्नर्स। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू जो होता है नॉर्मली वो रेवेन्यू के मामला देखता है। एडिशनल कमिश्नर कंसोलिडेशन की अपीलें सुनता है। कोई एडिशनल कमिश्नर उन्होंने कोऑर्डिनेशन रखा होता है, कोई जो सिर्फ सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली करता है, एट्सेट्रा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जो है उसका इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टर्म है जो कि यूज़ होती है कलेक्टर यानी कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये टर्म यूज़ होती है लैंड रेवेन्यू एक्ट में। लेकिन ये पावर्स किसको दी जाती हैं, वो किसी भी ऑफिसर को दी जा सकती हैं, जो कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में डिप्टी कमिश्नर को दी जाती हैं। एक वक्त आया था जब वो उन्होंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की पोस्ट ख़त्म करके तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू बना दिया गया था और एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू बना दिया गया था। लेकिन अब फिर उन्होंने चंद साल पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की जगह डिप्टी कमिश्नर बना दिया और EDOR यानी एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की जगह पे डिवीजनल लेवल पे कमिश्नर बना दिया। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनकी एड के लिए एडिशनल कलेक्टर भी रखे जा सकते हैं, जो कि उसके तमाम फंक्शन या एनी ऑफ द फंक्शंस उनको दिए जा सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसको तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में। सब डिवीज़न का इंचार्ज जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर है, जिसको सब डिवीजनल कलेक्टर यानी कलेक्टर ऑफ सब डिवीज़न की पावर्स दी जाती हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाज़े कर दूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर और कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ये दोनों कलेक्टर्स हैं, दोनों की पावर्स कलेक्टर की हैं। इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर की अपील जो है वो डिप्टी कमिश्नर नहीं सुनेगा या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं सुनेगा। इन दोनों की अपील्स जो हैं वो कमिश्नर सुनेगा या उसका एडिशनल कमिश्नर सुनेगा। अब इनमें फिर फ़र्क क्या हुआ, कौन सी पावर्स यूज़ करेगा असिस्टेंट कमिश्नर, कौन सी कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट या डिप्टी कमिश्नर करेगा। तो उसमें ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको पावर्स दे दी जाती हैं बाय नोटिफिकेशन बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अपॉइंटमेंट ऑफ नंबरदार, इसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर सकता है। अगर असिस्टेंट कमिश्नर करता है यानी सब डिवीजनल कलेक्टर, हालांकि वो भी कलेक्टर है और लॉ में भी कलेक्टर का ही लफ्ज़ आया, तो वो वाइड होगा। और इसी तरह इंतकाल की अपील जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने सुननी है। डिप्टी कमिश्नर इज़ एन एलियन इन द केसेस ऑफ इंतकाल म्यूटेशंस, हालांकि वो भी कलेक्टर है और वो भी कलेक्टर है, लेकिन आगे एडमिनिस्ट्रेटिवली जो उनकी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं उनमें मुख्तलिफ पावर्स दी गई हैं इनको। करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है, लेकिन इंतकाल की अपील जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर सुनता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉ उनको तफवीज़ करता है। तहसील, अभी हमने क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर में असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे 2 असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 1 जो सेक्शन 7 बता रहा है और असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 2। ये दोनों असिस्टेंट कलेक्टर इसलिए दिए जाते हैं कि जो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 1 है उसकी पावर्स तहसीलदार को दे दी जाती हैं और वो पूरी तहसील का असिस्टेंट कलेक्टर होता है। और उसके जो मातहत होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ ग्रेड 2 जो कि नॉर्मली नायब तहसीलदार होते हैं। अब ये जी
स्केल क्यों नहीं लिखा गया, ग्रेड 1 और 2 क्यों कहा? असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 की पावर्स जो हैं वो लैंड रेवेन्यू एक्ट ने डिफ़ाइन की हैं, और ये किसको देनी है वो गवर्नमेंट डिफ़ाइन करती है एडमिनिस्ट्रेटिवली। वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देते बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कि पावर्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 शैल बी एक्सरसाइज बाय द तहसीलदार एंड पावर्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 शैल बी एक्सरसाइज बाय ऑल द नायब तहसीलदार्स। अब इसमें एक थोड़ी सी एक्सेप्शन आई है। पार्टीशन जो है वो नॉर्मली सेक्शन 135 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होती है, और इतने ज़्यादा केसेस नहीं होते, और सारे केसेस जो हैं वो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 1 सुन सकता है। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, सेक्शन 150 में लिखा गया है कि असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 से नीचे का कोई ऑफिसर पार्टीशन की प्रोसीडिंग नहीं सुन सकता। अब हुआ ये कि एक सेक्शन 135A इंसर्ट किया गया जिसमें पाबंद किया गया इन्हें कि जो ही आपने इनहेरिटेंस म्यूटेशन करनी है, इनहेरिटेंस म्यूटेशन कौन करता है, वो जो भी रेवेन्यू ऑफिसर मुतलका होगा, चाहे वो असिस्टेंट कलेक्टर 1 है या 2 है, जब वो इनहेरिटेंस म्यूटेशन करेगा तो वो पाबंद है कि फौरी तौर पे तमाम खातादारों को इंक्लूडिंग दी लीगल एयर्स ऑफ डिसीज्ड उनको एक नोटिस करेगा कि आप लोग एक आपस में बैठ के एक स्कीम बना के आ जाए मेरे पास, तो मैं आपकी अलग-अलग पार्टीशन कर दूं। अगर 30 डेज़ के अंदर वो नहीं आते तो वो फिर आज खुद पार्टीशन की कार्रवाई शुरू करता है, जो भी तरीका हम आगे देखेंगे। अब इससे काम यकदम कई गुना ज़्यादा हो गया, क्योंकि इनहेरिटेंस म्यूटेशन तो रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों होती हैं सूबे में, जबकि पार्टीशन का केस तो कभी कभार कोई आता है। तो इस तरह जब मैंडेटरी पार्टीशन आ गई तो एक तहसीलदार तो उसे कोपित नहीं था कर सकता, और एक्ट में अगर अमेंडमेंट करते नायब तहसीलदार को पावर्स देते तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर उसका हल इन्होंने ये निकाला कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए तमाम नायब तहसीलदारान को फॉर द पर्पज़ ऑफ पार्टीशन केसेस ओनली असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के इख्तियारात भी दे दिए। नॉर्मली नायब तहसीलदार एक्सरसाइज करता है पावर्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 2, लेकिन जब पार्टीशन का मैटर आएगा तो वो एक्सरसाइज करेगा पावर्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 1, क्योंकि सेक्शन 150 को अमेंड करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर चाहिए था। तो उन्होंने फिर उसका हल ये निकाला कि बजाय असिस्टेंट कलेक्टर 2 को पावर्स देने के नायब तहसीलदारान को इस काम की पावर्स दे दी जाए। असिस्टेंट कमिश्नर जो सब डिवीजनल कलेक्टर है, ये तहसीलों में भी, तहसील कोर्ट में भी बैठे होते हैं, वो भी असिस्टेंट कमिश्नर ही उसी को फंक्शन कर रहे हैं, तो फिर उसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार की क्या पोजीशन है? हाँ जी, असिस्टेंट कलेक्टर जो है ही इज असिस्टेंट कमिश्नर जो है ही एक्सेस पावर्स ऑफ कलेक्टर, ही हियर्स अपील्स ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर्स, और जो तहसीलदार नायब तहसीलदार दे आर असिस्टेंट कलेक्टर्स। जब कोई म्यूटेशन आती है उसकी अपील जाएगी, म्यूटेशन कौन करेगा? असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ आइदर ग्रेड। उसकी अपील किसके पास जाएगी? कलेक्टर के पास, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है। इसी तरह जो टैक्सेस जो कलेक्शन होती है वो सबसे नीचे लेवल पे करते हैं असिस्टेंट कलेक्टर्स। जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो अपने जुरिस्डिक्शन में सबको मॉनिटर करता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स के ज़रिए मॉनिटर करता है। कमिश्नर जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक मेंबर टैक्सेस बैठा है जो कि इस काम को करता है। अच्छा, ये तो हो गए रेवेन्यू ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करनी, जिनके पास कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू की, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की, जिनके पास अपीलें सुनने की और डिस्प्यूट डिसाइड करने की पावर्स हैं। लेकिन इनको ज़रूरत है आगे अपने ऑफिशियल्स के ज़रिए कंडक्ट करना है उन्होंने सारा कुछ काम। तो वो ऑफिशियल्स जो हैं उनको पावर्स दी गई हैं सेक्शन 4 सब सेक्शन 28 में विलेज ऑफिसर की। विलेज ऑफिसर में काफ़ी उन्होंने इंक्लूड किए हैं, जिनमें कुछ सिंधी टर्म्स भी हैं, लेकिन जो मेन विलेज ऑफिसर्स हैं दैट दे आर पटवारी, कानूंगो एंड नंबरदार विलेज। इनको हाँ जी, गिरदावर, कानूंगो को हम गिरदावर भी कहते हैं। गिरदावर इज़ दी सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑफ ए पटवारी। पटवारी जब कोई रिकॉर्ड मुरतब करता है या रिकॉर्ड की कापी बनाता है या कोई इंतकाल दर्ज करता है
तो गिरदावर उसको सुपरवाइज़ करता है कि क्या ये एंट्रीज पिछले रिकॉर्ड की और मौजूदा जो इसने बनाई है ये ठीक है। तो वो एक गिरदावर के अंडर एक से ज़्यादा पटवारी होते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू स्टेट्स का होता है। और इसी तरह जो एक नायब तहसीलदार का रेवेन्यू सर्कल होता है उसमें कई सारे गिरदावर उसके अंडर होते हैं और वो ये सारे सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। सर ये भी आपने बताया कि पटवारी रिकॉर्ड मुरतब करता है, तो मेरा तो यही आता है कि सारा कंप्यूटराइज हो गया सिस्टम, तो अभी भी लेकिन पटवारी की देखा जाए तो बहुत से मामला के अंदर पटवारी डील कर रहे हैं, तो ये सारा जो सिस्टम है किस तरह से कंप्यूटराइज होगा? एक तो ये है कि अभी तक 100% कंप्यूटराइज हुआ नहीं है। अगर 100% कंप्यूटराइज हो भी जाए तो आपको फील्ड ऑफिसर की तो ज़रूरत रहेगी। फील्ड में सिर्फ एक काम तो नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं इसने बनाना, उसने पटवारी की जो ड्यूटीज़ हैं उनकी तो लिस्ट अनलिमिटेड है, जिनमें मेन है उसने हसा गिरदावरी मरतब करनी है, फसलों का रिकॉर्ड रखना है, वो तो फील्ड ऑफिसर बनाएगा। और अभी पटवारी के पास कोई 28 रजिस्टर होते हैं जिनको वो मेंटेन करता है। तो जो आपका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो रहा है वो तो सिर्फ एक जमाबंदी हो रही है, एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हो रहा है कंप्यूटराइज। बाकी जितने भी मामला हैं वो तो सारे पटवारी नहीं करने हैं। लेकिन जो पटवारी जी की करप्शन की सबसे बड़ी वजह थी ना, वो ये थी कि वो रिकॉर्ड में रद्दोबदल कर लेता था, छुपा देता था। अब वो उसकी करप्शन का जो है ना वो मेन सोर्स वो ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है कि मतलब अदालतें फैसला कर देती हैं कि ये प्रॉपर्टी इनकी बनती है, लेकिन वो पटवारी जो है वो फिर भी पैसे लेके जो है इंतकाल नाम नहीं चढ़ाता, वो तहसीलदार और पटवारी मिलकर। ये तो पूरे पाकिस्तान में ही हालात है, जिस भी महकमे में चले जाएंगे। इसीलिए हम रोज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं कि आपने ये आर्डर किया ये पूरा नहीं कर रहे, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त देते हैं, उसके ऊपर उन्हें नोटिस होता है और अदालतें भी अपना वक्त बचाने के लिए थोड़ा सा डांट देते हैं, ये करके लाओ, तो उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर देते हैं वो फिर उसी तरीके पर। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये है कि हम तो अभी डिस्कस करते हैं लॉ को। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आप देखेंगे सारा कुछ। अच्छा, तो ये थे विलेज ऑफिसर्स जिनका काम है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू और मेंटेनेंस रेवेन्यू रिकॉर्ड में और दूसरे मामलात में रेवेन्यू ऑफिसर्स की हेल्प करना। अच्छा सर, इसमें जो पटवारी है जो कानून वो उसको तो सरकारी तौर पर तनख्वाह मिलती है, ये नंबरदार को भी कोई? जी, नंबरदार जो है ना वो दो उसको बेनिफिट मिलते हैं। एक लफ्ज़ एक टर्म यूज़ होती है पंजोतरा। अच्छा जी। इट मीन्स 5% ऑफ दी रेवेन्यू कलेक्टेड बाय हिम। अच्छा जी। पंजोतरा उसे मिलता है इन दी रेवेन्यू स्टेट्स लाइक मुआवज़ात, ये जो पुराने हाल हैं मुआवज़ात, वहाँ पे उसको कलेक्शन का 5% मिलता है। लेकिन जो चकूक हैं वहाँ पे इसको सर्विस ग्रांट भी दी जाती है, 12.5 एकड़ यानी आधे मुरब्बे की एक सर्विस ग्रांट दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ रेंट, इन रिकग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज। तो वो उससे अपने गुजारा करता है और गवर्नमेंट को जो है वो फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज देता है वो, यानी उसकी। अच्छा सर, ये घोड़ीपाल भी इसी में आते थे? नहीं, घोड़ीपाल जो है ना वो एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। वो ये है कि आर्मी को ज़रूरत होती थी जंगों में घोड़े और खच्चर इस किस्म की, तो उन्होंने फिर एक स्कीम बनाई थी कॉलोनाइजेशन में कि घोड़ी पालने के लिए 1 मुरब्बा या 2 मुरब्बे ज़मीन दे दी जाती थी और घोड़ी जो है वो आर्मी का रिमोट डिपार्टमेंट जो है वो उन्हें प्रोवाइड करता था। और उसके बाद वो हर महीने उसका चेकअप होता था, उसकी वो जो ब्रीडिंग होती थी, क्रॉस ब्रीड होता था, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है उसकी इंस्पेक्शन होनी और उस बच्चे के बड़े होने का फिर वो एक नॉमिनल प्राइस पे रिमाउंट डिपार्टमेंट को सेल करता था। और ये अभी तक चल रही हैं। उसकी वजह कि पहाड़ी इलाकों में और सियाचिन वगैरह में जहाँ पे अब भी मशीनरी नहीं जा सकती, ये हच्चरों और घोड़ों के ज़रिए ही काफ़ी जो है हमारे कम्युनिकेशन उधर हो रही है। थैंक यू सर, आज तक ये डिफरेंस नहीं पता चल रहा था कि नंबरदार और घोड़ीपाल में क्या फर्क है। अच्छा जी। अच्छा, अभी हमने देखा जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न भी और कौन से ऑफिसर इनको, रेवेन्यू ऑफिसर्स इनको एडमिनिस्टर करते हैं। तो इनमें से नॉर्मली जो ओरिजिनल पावर्स हैं वो तो होती हैं, सबसे नीचे वाले असिस्टेंट कलेक्टर के पास
ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के। लेकिन अगर उनके, ये मैंने आपको पहले ही वाज़ेह कर दी है कि दीज आर नॉट रेवेन्यू कोर्ट्स, दे आर रेवेन्यू ऑफिसर्स। ये आपने जहन में रखना है, कभी भी ये जहन में रखना है कि इनको कोर्ट की पावर्स हैं। कोर्ट की पावर्स हम अभी टेनेंसी एक्ट में देखेंगे, हाँ, रेवेन्यू ऑफिसर्स। लेकिन ये जुडिशल पावर्स, क्वाज़ाई जुडिशल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, अपील सुनते हैं, रिवीजन सुनते हैं, रिव्यू सुनते हैं और अपनी पावर्स डिराइव करते हैं फ्राम दी लैंड रेवेन्यू एक्ट फ्राम सेक्शन 161 to 166। अच्छा, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर एक ओरिजिनल आर्डर पास करता है तो दैट इज़ सब्जेक्ट टू अपील। कानून जो कहता है वो कोई भी अपील के राइट्स से किसी को भी महरूम नहीं करता किसी भी कानून में, तो राइट ऑफ अपील देना ज़रूरी होता है। तो अगर सबसे नीचे वाले लेवल यानी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ आइदर ग्रेड ने कोई ऑर्डर पास किया है तो हिज अपील विल लाई टू कलेक्टर, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स होते हैं वो या सब डिवीजनल कलेक्टर के पास लाई करेगी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। वो हम लेके जाएंगे डिवीजनल कमिश्नर के पास। कलेक्टर का जो ऑर्डर होगा चाहे वो ओरिजिनल है या चाहे वो एपलेट ऑर्डर है, उसको आगे चैलेंज किया जा सकता है कमिश्नर के पास। लेकिन इसमें एक है वजाहत ये है कि अगर कलेक्टर ने अपील को डिसमिस कर दिया और असिस्टेंट कलेक्टर का ऑर्डर बहाल रखा है तो उसकी सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जब आपने जाना है प्रैक्टिकल फील्ड में आपके पास कोई अपील आती है तो आपने देखना है अपील लाई भी करती है कि नहीं। अगर नीचे वाली अदालत का फ़ैसला उसने अमेंड किया है या उसको क्वैश किया है, सेट असाइड किया है, तो फिर दूसरी पार्टी अपील में जा सकती है कमिश्नर के पास। लेकिन अगर उसने नीचे वाला ऑर्डर यानी दो ऑर्डर एक लाइन में आ गया तो फिर सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। वो अपील जाके करेगा मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड अपील जो है वो लाई नहीं करेगी अगर दो अदालतों के फैसले एक लाइन में आ गए। इसके बाद सर अगर कलेक्टर का फ़ैसला उसने रिवर्स किया या ओरिजिनल ऑर्डर है तो उसकी अपील कमिश्नर के पास, और इसी तरह अगर कमिश्नर ने ओरिजिनल ऑर्डर किया है या उसने ऑर्डर को रिवर्स किया, मॉडिफाई किया है कलेक्टर के ऑर्डर को, तो उसकी अपील ओनली ऑन ए पॉइंट ऑफ लॉ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लाई करेगी। अब सेकंड अपील की प्रोविजन नहीं है तो लोग जो हैं ये बड़ी परेशान होते हैं कि उनको एक रेमेडी तो चाहिए, तो उसके लिए तकरीबन हर लॉ में रिवीजन की प्रोविजन मौजूद होती है। रिवीजन जो है वो फिर हम बाद में पढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अपील जो है इसको गवर्न किया जाता है सेक्शन 161 के तहत। उसका एक हायरार्की ये है कि असिस्टेंट कलेक्टर के ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील कलेक्टर को, कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है डीसी या एसी वो बात की बातें हैं। कलेक्टर के ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील उस सूरत में कि या उसने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया है या उसने ऑर्डर रिवर्स किया है तो फिर कमिश्नर के पास, और इसी तरीके से कमिश्नर की अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ऑन ए पॉइंट ऑफ लॉ ओनली। बताते हैं, अभी आ रहे हैं उस पर। अच्छा, अब आ जाते हैं अपील के बाद एक प्रोविजन है रिवीजन की। अच्छा, रिवीजन की जो प्रोविजन है वो आप लोग हैरान होंगे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो रिवीजन की प्रोविजन है वो इतनी वास्ट है कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला के बाद अगर दुनिया में किसी को कोई पावर दी गई है तो वो रिवीजन में दी गई हैं, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर मेनली एक्सरसाइज करते हैं। ये है कि द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एट एनी टाइम ऑन इट्स ओन मोशन, और इसी तरह कमिश्नर भी 164 कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केस पेंडिंग बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर और डिसाइडेड बाय एनी ऑफिसर अंडर हिज कंट्रोल एंड पास ऑर्डर एज ही मे डीम फिट। किसी भी केस का, चाहे वो पेंडिंग है चाहे वो डिसाइडेड है, उसका रिकॉर्ड तलब कर सकता है सो मोटो ऑन इट्स ओन मोशन एट एनी टाइम। 100 साल के बाद भी मंगा सकते हैं। लेकिन
अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी रिवीजन की एप्लीकेशन देगी तो दैट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 90 days. Powers of revision are available to member board of revenue, commissioner and collector, district collector. इनके पास रिवीजन की पावर्स हैं, लेकिन फ़र्क है इसमें. कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो कोई भी रिकॉर्ड तलब करके तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो भी फिट समझें वो कर सकते हैं, लेकिन जो कलेक्टर है वो रिकॉर्ड तलब करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, और अगर वो समझता है कि इसमें दिस ऑर्डर इज़ रिवाइजेबल देन ही शैल सेंड द मैटर टू द कमिश्नर फॉर ऑर्डर्स. कलेक्टर के ऑर्डर थोड़ा सा उन्होंने कदगन डाली, बाकी प्रोसेस तो खुद करेगा, लेकिन वो उसको इतने वसी इख्तियारात नहीं दिए गए कि वो खुद ही कर ले, बल्कि वो कमिश्नर को एक नोट बना के रेफ़र करेगा कि जनाब इसमें ये मैटर है. और इसमें भी अपील और रिवीजन और रिव्यू तीनों में हियरिंग ऑफ द अदर पार्टी, ग्रांटिंग अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू अदर पार्टी, इट इज़ मैंडेटरी. ये अदरवाइज भी पार्ट ऑफ एवरी स्टैट्यूट है, तो समात ज़रूरी है. ये है रिवीजन, इसकी 90 days है लिमिटेशन. चले हम बाद में आते हैं. रिव्यू का बड़ा दिलचस्प कानून है, आप नोट करें. लैंड रेवेन्यू एक्ट में रिव्यू की पावर्स हैं सिर्फ कमिश्नर, कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर के पास. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास रिव्यू की पावर्स नहीं है. सेक्शन 163. और रिव्यू की लिमिटेशन दी गई है इसमें 90 days. और अगर जिस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उसी के पास रिव्यू फाइल की जा रही है तो वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है. लेकिन अगर जिस ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है ही हैज़ बीन चेंज, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, तो जो उसका सक्सेसर है वो अपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से परमिशन लेके फिर रिव्यू कर सकते उस ऑर्डर को. अपने प्रेडिसेसर के ऑर्डर को वो रिव्यू सिंपली नहीं कर सकता. उसने पूछना अपने ऑफिसर को, जनाब मैंने ये केस पढ़ा है, इसमें मेरे प्रेडिसेसर ने ऑर्डर पास किया है, वो रिव्यूएबल है, तो बताएं मुझे इजाज़त है. वो फिर सैंक्शन देगा, परमिशन देगा, तो रिव्यू होगी. अच्छा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, ये बात नहीं कि उसके पास रिव्यू की पावर नहीं है. उसके लैंड रेवेन्यू एक्ट में रिव्यू की पावर उसे नहीं दी गई. क्यों? क्योंकि इसमें कानून ये दिया गया कि नेक्स्ट हायर अथॉरिटी से अपने प्रेडिसेसर के फैसले को करवाना है, अपनी परमिशन लेनी है. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिव्यू की पावर दी जाती है सेक्शन 8 ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 वो हम उस पर आएंगे, लेकिन ये है कि उसके लिए प्रेडिसेसर की ऑर्डर भी वो कर सकता है और अपना ऑर्डर भी रिव्यू कर सकता है. अच्छा, अब हम आते हैं लिमिटेशन पे. लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो लिमिटेशन पीरियड फॉर अपील है वो दिया गया है. बड़ा सिंपल सा फार्मूला, आप लोग ये याद रखें कि जब अपील लाई करेगी कलेक्टर के पास अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डेफिनेटली असिस्टेंट कलेक्टर, देन द लिमिटेशन पीरियड विल बी 30 days. जब अपील लाई करेगी कमिश्नर के पास, देन द लिमिटेशन पीरियड विल बी 60 days. And when the appeal lies to Board of Revenue, the limitation period will be 90 days. बड़ा सिंपल फार्मूला है. नहीं, अब वैसे और ये थोड़ी सी लॉ में कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. सेक्शन 142A डाला गया था कि पार्टीशन का केस असिस्टेंट कलेक्टर जो 6 माह के अंदर 180 days में करेगा, अदरवाइज़ उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा. लेकिन रास्ते वकील ढूंढ रहे थे, 2-2 साल से चल रहे हैं, 3-3 साल से चल रहे हैं, ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है उनके खिलाफ और ना वो फैसला होता है. कानून जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो, कानून का फ़ायदा कोई नहीं है. कानून तो हमारे मुल्क में बहुत सारे हैं, अमेंडमेंट्स पर ये ज़ोर देते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पर ज़ोर नहीं देते. अच्छा, तो लिमिटेशन ऑफ अपील सिंपल फार्मूला,
कलेक्टर को अपील लाई करेगी 30 डेज़, कमिश्नर को लाई करेगी 60 डेज़ और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लाई करेगी तो 90 डेज़। ये फार्मूला सिर्फ अपील के लिए है, रिवीजन और रिव्यू के लिए नहीं। रिवीजन और रिव्यू के लिए जो लिमिटेशन है दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 164। 164 कहता है कि तमाम रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं उनके पास 90 डेज़ है रिवीजन की, जब वो कोई एग्रीव्ड पार्टी उनको अपील करे रिवीजन करेगी। और अगर वो सो मोतो रिवीजन करते हैं तो देन देयर इज़ नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट इज़ एट एनी टाइम। ठीक हो गई। रिवीजन में दो किस्म की हैं, सो मोतो के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पे 90 डेज़ है और उससे ज़्यादा नहीं है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि गालमन सेक्शन 28 है लिमिटेशन एक्ट का, वो ये कहता है कि जहाँ पे स्पेशल लॉ में लिमिटेशन का पीरियड दिया जाएगा ना, वहाँ पे सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कंडोनेशन ऑफ डिले जो है वो सेक्शन 5 के जरिए नहीं दी जा सकती। तो ये जितने भी स्पेशल एक्ट्स हैं अगर उनमें लिमिटेशन दी गई है तो वो 90 डेज़ है, तो उसमें एक्सटेंशन नहीं हो सकती अनलेस जनरल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल कि वो क्या कहते हैं कि बंदा मर गया है या सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 14 वो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं, बाकी भी एप्लीकेबल हैं, बट सेक्शन 5 इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब आते हैं हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिव्यू। रिव्यू मैंने आपको बताया कि रिव्यू भी सो मोतो भी हो सकती है और ऑन एन एप्लीकेशन दैट इज़ 90 डेज बिफोर ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर्स। सो मोतो रिव्यू की पावर्स अवेलेबल है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नीचे वाले ऑफिसर्स को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास सो मोतो रिव्यू की पावर अवेलेबल नहीं है। ही कैन प्रोसीड ओनली upon एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एन एग्रीव्ड पार्टी। ये नहीं है कि कोई भी बंदा आके तो रिव्यू की एप्लीकेशन दे दे या दूसरा मेंबर एक सीनियर मेंबर लिख के भेज दे, एग्रीव्ड पार्टी होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा कानून है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चूँकि हाईएस्ट लेवल की कोर्ट है तो उसको रिव्यू अपना ऑर्डर करने से रोका हुआ है कि अब सो मोतो नहीं करेंगे। और इसमें रिव्यू जो है उसका कानून ये भी है, ये बड़ी लिमिटेड पावर्स हैं, रिव्यू हर केस में नहीं की जा सकती। हमारे भाई हैं ख़ासतौर पर यंगस्टर्स, वो हर केस में ना रिव्यू उठा के ले आते हैं और वो फिर खारिज हो जाती है। रिव्यू के लिए जो बेसिक कानून है वो ये है कि देयर शुड बी एन एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जिसके लिए किसी डिस्क्रीट इंक्वायरी की ज़रूरत ना हो, बज़ाहिर सामने नज़र आ रहा हो कि ये एरर है और फ्राम द सरफेस ऑफ रिकॉर्ड नज़र आ रहा हो। दूसरे नंबर पे कोई इम्पॉर्टेंट एविडेंस या मैटर जो पहले राउंड में आप ओरिजिनल ऑर्डर के वक्त आपके इल्म में नहीं था या आप पेश नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम जेन्युइन रीज़न। और तीसरा उन्होंने साथ ये भी ऐड किया हुआ कि फॉर एनी सफिशेंट रीज़न, वो थोड़ी सी डिस्क्रेशन भी दे दी है। तो रिव्यू जो है वो एक लिमिटेड उसका स्कोप है, हर केस में नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे। इसीलिए रिव्यू इज़ नॉट ए रेमेडी। जब तक आप सारी रेमेडीज़ अवेल नहीं करते, आप आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, किसी ऑर्डर की वायलेंस को चैलेंज नहीं कर सकते जहाँ पे रिवीजन या अपील की प्रोविजन मौजूद है। बट समीर भाई, आप इसको कहते हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने सिर्फ वकील पेश हो सकते हैं? नो, सारे के सारे, यानी लाइसेंस से पहले भी अगर कोई लड़का बोर्ड ऑफ है बीच में मौजूद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इन पर्सन पेश हो सकते हैं, ऑथोराइज एजेंट पेश हो सकता है और काउंसिल पेश हो सकता है, और फीस भी मिल सकती है। आप सारे के सारे दोस्तों को तो ये जो चीज़ें गिनवाई जा रही हैं इनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रिव्यू में भी फीस मिलेगी, रिविजन में फीस मिलेगी, उस पर्सपेक्टिव से भी ज़रा थोड़ा सा देख लें। और ये लाइसेंस से पहले भी मिल सकती है। जो अंडर ट्रेनिंग लड़के हैं वो भी आप यहाँ पे थोड़ी सी तब आजमाई कर, लेकिन आप टाई पहन के नहीं जाएंगे, आप उसके नुमाइंदे बन के जाएंगे। हाँ, इम्पर्सनेशन के साथ करने के लिए। अच्छा,
लास्ट 30 मिनट आधा घंटा। अच्छा, पता ही नहीं चला टाइम का। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे कि रिव्यू जो है उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है। अब मुझे थोड़ा सा फास्ट हो जाए, है ओनली 30 मिनट्स टू गो। ये किधर आ गई है? अच्छा, लैंड रेवेन्यू, ये मैं आपको बता चुका हूँ ये पहले ही कि लैंड रेवेन्यू इट इज़ ए काइंड ऑफ टैक्स। इट इज़ नॉट ओरिजिनली ए टैक्स। ओरिजिनली दिस इज़ शेयर ऑफ किंग और शेयर ऑफ स्टेट फ्राम द स्टेट, फ्राम द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड ऑफ ए ओनर और टेनेंट। ठीक है जी। इट इज़ ये सही मानों में इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई टैक्स है, लेकिन इट इज़ सिनोनिमस टू टैक्स। इट इज़ शेयर ऑफ प्रोड्यूस या उसकी कीमत। अच्छा, लैंड रेवेन्यू चूँकि सदियों से चला आ रहा था और सारे कानून उसी की बेसिस पे बने हुए थे। 1979 में जब ज़िया साहब ने इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज शुरू की, उसके लिए आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत तो कहा गया कि सारे कवानीन जो हैं उनको इस्लामाइज़ किया जाएगा। उसमें लैंड रेवेन्यू की जगह उशर की प्रोविज़न रखी गई, लेकिन उसमें हामी ये थी, उशर का रेट जो है वो 5% था, लेकिन उसमें हामी ये थी कि कुछ हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि उशर को तस्लीम नहीं करती अपनी शरीयत में। उस वजह से उनको इजाज़त दे दी गई कि वो लैंड रेवेन्यू पे करते रहें, और जो दूसरी कम्युनिटीज़ के हैं जो इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कानून को, वो देते रहे उशर। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ लोगों ने वो उशर देना, जब फिर उन्होंने ऑप्शन दी कि कोई भी किसी भी कम्युनिटी का शख्स कोई भी ऑप्शन दे के तो लैंड रेवेन्यू या उशर दे सकता, तो फिर लोगों ने उशर की प्रोविज़न ही ख़त्म कर दी, लोगों ने उशर देना ही बंद कर दिया। फिर लैंड रेवेन्यू चलता रहा। 1997 में वो जो है अपना IMF उसके दबाव पे इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर पे भी इनकम टैक्स लगाया जाए। इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 1997 जो है वो इनेक्ट किया, और उसमें पहले थी अपना स्लैब बेस थी कि इतने एरिए पे इतना टैक्स लगेगा, फिर प्रोड्यूस बेस के उन्होंने कर दिए, उसके लिए उन्होंने रूल्स वगैरह भी बनाए। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या हो रहा है, क्योंकि ये इसकी कलेक्शन जो है इनकम टैक्स की वो लैंड रेवेन्यू के मुकाबले में 25% भी नहीं है। अब ये क्या सिर्फ IMF के दबाव पे उन्होंने किया है, या अपने उन्होंने कानून ही ऐसा बनाया कि जिससे ज़िम्मेदार जो हैं उनको फ़ायदा पहुँचे और सिर्फ एक आई वाश हो जाए इंटरनेशनल एजेंसीज़ के लिए, गॉड नोज़ बेटर। बहरहाल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जब उन्होंने इनेक्ट कर दिया तो लैंड रेवेन्यू और एग्रीकल्चर दो टैक्सेस तो नहीं ले सकते थे। लैंड रेवेन्यू को उन्होंने एबॉलिश कर दिया थ्रू एवोल्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1998। अब लैंड रेवेन्यू जो है वो उसका वजूद नहीं है, कोई टर्म जो है लैंड रेवेन्यू की मौजूद नहीं है, लेकिन लैंड रेवेन्यू एक्ट मौजूद है। आप हैरान होंगे क्यों कि अगर लैंड रेवेन्यू नहीं रहा तो लैंड रेवेन्यू एक्ट कैसे रहा। वो लैंड रेवेन्यू एक्ट सिर्फ लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन का नहीं देता, बल्कि वो प्रोसीजर देता है सारी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने सुना, हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन का, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन का, अपील सुनने का और बाकी मामलात का। तो इसलिए एक्ट मौजूद है अपनी जगह पे, और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो प्रोविज़न है वो भी मौजूद हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा सिस्टम था ये कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ एरियाज़ ऑफ लैंड रेवेन्यू का सिस्टम, कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स जिन्होंने किसी से कोई ज़िम्मेदार से पैसे लेने हैं, चाहे वो PTCL वाले हैं, चाहे वापडा वाले हैं, चाहे कोई लैंड एक्विजिशन वाले, तो वो कलेक्टर को लिखते हैं कि दीज एरियाज़ में बी रिकवर्ड एज कलेक्शन ऑफ एरियाज़ ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो उस प्रोसीजर के तहत वो एक एजेंसी का रोल करते हुए वो सारा कुछ कलेक्ट करके उन ड्यूज़ को तो मुतलका डिपार्टमेंट को पे कर देते हैं, और उसमें से कोई फ़ीस जो रखनी हो उन्होंने रख लेते हैं।
मैं अब थोड़ा सा फास्ट हूँगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो हम कहते हैं उसको आम तौर पे जो है उर्दू की टर्म्स हैं रजिस्टर हकदारान ज़मीन, रजिस्टर 4 साला, मिसल हकीयत, मिसल मियादी, जमा बंदी, और उसका जो पेज होता है जो हम कापी लेते हैं उसको फ़र्द कहते हैं। लेकिन जो इंग्लिश में टर्म होती है वो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रजिस्टर हकदारान ज़मीन, राइट हकदार, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रजिस्टर हकदारान ज़मीन, ये मेन टर्म्स हैं। अब इसमें सर रजिस्टर हकदारान ज़मीन में भी आगे 2 हैं, एक मिसल हकीयत और मिसल मियादी, आगे ब्रैकेट में लिखा होता है रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल हकीयत, रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल मियादी। मैं आपको ब्रीफली अब बताऊँगा। जब पहला रेवेन्यू रिकॉर्ड बनेगा किसी भी विलेज का, कैसे एक नया विलेज या रेवेन्यू स्टेट जो है वो कंपोज की है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, तो उसका रिकॉर्ड बनेगा। बंदोबस्त यानी सेटलमेंट हुआ है तो तमाम विलेज का नया रिकॉर्ड बनेगा पिछला रिकॉर्ड ख़त्म करके। अगर कंसोलिडेशन यानी इस्तेमाल हुआ है तो भी नया रिकॉर्ड बनेगा, तो उसको हम कहेंगे मिसल हकीयत राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अब कानून ये है कि कोई भी रिकॉर्ड उसमें एक नुक्ते की, एक अलफ़बे की तब्दीली, कटिंग, ओवरराइटिंग नहीं की जा सकती। तो फिर लोग मरते भी हैं, बेचते भी हैं, नए मालिक आते हैं, नए मुजारे आते हैं, नए टेनेंट्स आते हैं, तो उसके लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। तो उसका सिस्टम ये है कि हर 4 साल के बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को रिवाइज़ किया जाता है, और जो रिवाइज्ड एडिशन है उसका नाम है पीरियाडिकल रिकॉर्ड या मिसल मियादी। है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ही है, लेकिन उसको आगे ब्रैकेट में लिखा जाता है मिसल मियादी, यानी पीरियाडिकल रिकॉर्ड जो कि हर एक मखसूस पीरियड के बाद रिवाइज होता है, दैट इज़ मिसल मियादी या पीरियाडिकल रिकॉर्ड। हाँ हाँ, उसको 4 साल इसलिए कहते हैं कि पीरियाडिकल रिकॉर्ड हर 4 साल के बाद रिवाइज होता है। सवाल ये था कि अगर किसी बंदे का नाम जो क्योंकि 4 साल बाद होता है ना मेंटेन जो रिकॉर्ड, तो अगर किसी बंदे का फर्ज जमाबंदी में नाम नहीं है तो उसे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है उसके नाम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइम चूँकि थोड़ा रह गया, तो ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चंस नोट करते जाएं। वो प्राइवेटली मैं और घंटा बैठ जाऊँगा, लेकिन ये लेक्चर के आप क्वेश्चंस मैं बाद में सुनूँगा। मुझे वो अल्टीमेटम मिला 25 मिनट रह गए हमारे पास। अच्छा जी, रेवेन्यू रिकॉर्ड सेक्शन 39 इंक्लूड्स 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स। पहला डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या रजिस्टर हकदारान ज़मीन, उसको इंग्लिश में लिखा है इट इज़ ए स्टेटमेंट शोइंग लैंड ओनर्स, टेनेंट या और कोई भी शख्स जो उसका प्रॉफिट वगैरह रिसीव करने का हकदार है। फिर क्या क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जिनका नाम उस पर लिखा गया, वो मालिक है, टेनेंट है, मॉर्गेजी है, लेसी है, उनके सब का रिकॉर्ड होगा। और थर्ड है कि कितना रेंट पेएबल है, लैंड रेवेन्यू कितना पेएबल है, और पेमेंट्स दूसरी कितनी देनी है। ये लैंड जो है ये इसकी क्लासिफिकेशन किया है, ये नहरी है, नल नहरी है, ये हर चीज़ जो है वो जमाबंदी में दी जाएगी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। तो इसकी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि आज ही एक सेकंड लेक्चर में आपको इसकी पूरी तफसील बताई जाएगी। इसके लिए ये चूँकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एक अलहदा जो है रखा गया सिर्फ इसी टॉपिक पे। तो सेकंड है इसमें स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स। हर विलेज जब उसका रिकॉर्ड पहला बनता है तो लोगों के मशवरे से एक वहाँ के रवाजात का एक कानून रवाजात हैं उनका एक मजमुआ जो है उसको ज़ब्त तहरीर में लाया जाता है, लिख लिया जाता है और उसको पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाता है। उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स, या उर्दू में बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, फ़ारसी टर्म में शर्त वाजबल अर्ज़। वाजब यानी जो किसी पे लाइबिलिटी है, शर्त वाजब इस ज़मीन के बारे में क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, लोगों की राइट्स क्या हैं। और थर्ड है ये मैप ऑफ द स्टेट, पूरे गांव का उसके मुताबिक स्केल के मुताबिक एक मैप बनाया जाता है। इट इज़ ए परमानेंट रिकॉर्ड। जब विलेज बनेगा उसी वक्त ये मैप बनेगा और नए इस्तेमाल या बंदोबस्त तक वही कायम रहेगा। इसलिए इसको
जो उन्होंने बेहतर तरीका समझा वो ये है कि लट्ठे का कपड़ा लेके एक बहुत बड़ा सा, उसके ऊपर स्केल के मुताबिक अनमिट स्याही के साथ इसको बनाया जाता है और वो उसको जिस तरह मर्ज़ी फोल्ड करके ले जाते हैं और वो कई साल तक, आधी सदी तक वो उसका वजूद उसी तरह ही रहता है। अगर वो ख़राब होना शुरू हो जाए तो फिर उसका डुप्लीकेट तैयार किया जाता है, पर उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है परमिशंस का। डी है एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में प्रेस्क्राइब। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रेस्क्राइब हुए हैं दोज आर अवेलेबल इन लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, और ये कोई 26-28 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि रजिस्टर्ड नखलस्तान है, लाल किताब है जो कि वहाँ पे आबादी के लोगों की है, और रजिस्टर खसरा गिरदावरी है, बहुत तगैयर काश्त का रजिस्टर है। वो बड़ी मुश्किल टर्म्स हैं, तो वो खैर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ उनको रेवेन्यू वालों को। आपको तो कभी कोई ज़िंदगी में कोई एक आध ऐसा केस आएगा कि वो जाकर रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, इसलिए इसको हम शजरा क्या चीज़ होती है सर? हाँ जी, अक्स शजरा भी एक डॉक्यूमेंट है। अक्स शजरा इज़ पेडिग्री टेबल, विरासत का जो चलता आ रहा है ना कि एक मालक जो जब गांव बना था तो उसमें 100 मालकान के नाम आ गए, जब उनकी डेथ होती गई तो नए मालिक भी आए तो पेडिग्री टेबल में उनका नाम भी आता गया। वो पेडिग्री टेबल जब भी पहला रिकॉर्ड बनता है तो उसमें पेडिग्री टेबल बनता है और उसको अपडेट किया जाता है आफ्टर डेथ ऑफ एवरी। ये नक्शे को क्या कहते हैं खासतौर पे अगर आपने एक साइड मसावी लट्ठा नहीं उसका एक पोर्शन वगैरह अगर आपने अपने हिस्से का बीच में अक्स शजरा में वो इसी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा वो इसको जो अगर इसका कोई आपने पोर्शन लेना है ना तो अक्स का मतलब है कॉपी, उसकी तस्वीर। अगर उसको एक तस्वीर लेते हैं आप, उसकी फ़ोटो कापी करते हैं या पहले उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख के तो बनाया जाता था, उसको अक्स शजरा या अक्स पार्चा कहते हैं। पार्चा कपड़े को कहते हैं, तो वो कपड़े के ऊपर जो, तो वैसे तो एक शजरा नस्ब होता है वो पेडिग्री टेबल है, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है अक्स शजरा या अक्स पार्चा होती है। जैसे कि नक्शा है आपका, आप अपने क्लाइंट को जब आप कहेंगे कि यार अपना टाइटल या अपना वो दिखाएं तो वो आपको अक्स शजरा प्रैक्टिकल आपको नक्शा जो बनवा के ला के दे दो। उम्मीद है कि आज वो जो दूसरा लेक्चर है उसमें वो आपको दिखाएंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़। रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़ जो हैं इसमें आते हैं एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू या कोई भी डिमांड, कोई ड्यूज़ जिनको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर कर दे कलेक्टर, या कोई दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करे कलेक्टर को कि ये ज़िम्मेदार आदमी है, इससे आप ये अमाउंट हमें कलेक्ट करके तो दें, तो उसके लिए कोई फ़ीस मुकर्रर होती है, एज एजेंसी ये काम करते हैं, तो उनको भी एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे कलेक्शन किया जाता है। उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने प्रोसेस रखा है। बिल्कुल ब्रीफली बताऊँगा कि सेक्शन 80 में इसकी डिटेल दी गई है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, और आगे ABC उन्होंने दिया है कि सबसे पहले तो जो डिफ़ाल्टर है उसको एक नोटिस किया जाएगा कि आपके ज़िम्मे इतने पैसे हैं, आप आएँ और आके पे करें। अगर डिफ़ाल्टर जो है वो हाज़िर नहीं होता तो फिर अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है कलेक्टर, और उस पे उसको इनके यानी वो जेल में नहीं डाला जाएगा बल्कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसका नुमाइंदा जाके उसको अरेस्ट करके लाएगा। तो जब अरेस्ट करके लाएगा तो उसके लिए अगर तो असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड 2 के पास पेश हुआ है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करेगा उसे कलेक्टर के पास। इसी तरह उसके पास असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 के पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, और जो कलेक्टर है उसके पास 30 डेज़ का टाइम है। 30 डेज़ से ज़्यादा उसको फिर डिटेंशन में नहीं रख सकते, और उसके लिए सिविल जेल बनाई जाती है जहाँ पे उनको डिटेंशन में रखा जाता है। अगर इस ज़रिए से भी ये तरतीब पर सारे प्रोसेस होने हैं, अगर इस प्रोसेस से भी रिकवरी नहीं होती तो फिर डिस्ट्रेस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनकट अनगैदर्ड क्रॉप्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, उसका मवेशी जो है वो तो एक आखिरी हल होगा, वो उनको नहीं छेड़ना। उसके लिए करना है उसकी फसल खड़ी, उसके ट्रैक्टर
उसकी गाड़ी, उसके जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप कब्ज़े में कर सकते हैं, वो लेके आप देखते हैं कि कलेक्टर सेटिस्फाई होता है कि इसको सेल कर दिया जाए। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि अगर आप उसकी फसल को करते हैं, कुर्क करते हैं, इसको कुर्की कहा जाता है, तो अगर आप उसको डिस्ट्रेस करते हैं तो आपने उसके घर की कफालत के लिए और अगली फसल के बीज के लिए एक रीज़नेबल फसल उसके पास रहने देनी है। 100% उसकी फसल नहीं करेंगे। तो बाकी तो ये इन सेक्शन में लिखा हुआ है। सर अरेस्ट से आपकी लाइबिलिटी लेकिन नहीं ख़त्म होती? नहीं, अरेस्ट किया जाता है, वो उसका कोई ना कोई फिर ज़ामन आके ज़मानत दे देगा। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बंदे को फॉर एग्जांपल 30 दिन पूरे टाइम के लिए उसको अंडर अरेस्ट रखा, लेकिन उसकी लाइबिलिटी फिर भी परसिस्ट करेगी। लाइबिलिटी उसकी परसिस्ट करेगी, उसने पैसे देने ही देने हैं। अच्छा, एक तरीका ये है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है, अब उससे लेने हैं आपने 2 लाख रुपए, प्रॉपर्टी उसकी है 20 लाख रुपए की, तो वो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास है कोई नहीं, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जाएगा, बल्कि वो किसी और ज़मींदार को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी कि भाई आप इसको काश्त करें, इसकी फसल उगाएं, उसको सेल करें और पैसे गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराएं और इतना आपको इसका मुआवजा मिलेगा। और जब वो लाइबिलिटी पूरी हो जाती फिर वो लैंड कलेक्टर जो है उसको ऑनर को वापस कर देगा। सिमिलरली अटैचमेंट कर सकता है कलेक्टर, अटैचमेंट में किसी दूसरे ज़िम्मेदार को नहीं देगा बल्कि अपने किसी ऑफिशियल को या किसी नुमाइंदे को वो हैंड ओवर करेगा कि वो 1-2 फसल के लिए जो है वो होती है। एनलमेंट ऑफ असेसमेंट, ये इसके हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि असेसमेंट का रिडंडेंट हो चुकी हैं प्रोविजंस। सेल ऑफ होल्डिंग है, उसकी जो होल्डिंग है उसको सेल किया जा सकता है थ्रू ऑक्शन, उसके लिए पूरा प्रोसीजर है। और अगर उससे भी नहीं होते पैसे पूरे तो फिर अगर उस शख्स की कोई और प्रॉपर्टी उस एरिया में है तो उस प्रॉपर्टी को भी ज़ब्त करके तो ऑक्शन के ज़रिए सेल किया जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली अब नोट कर लें क्योंकि अभी काफ़ी सारा पार्टीशन ऑफ होल्डिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसके सेलिएंट फीचर्स बताता हूँ कि चैप्टर 11 इसको डील करता है। सेक्शन 135 से सेक्शन 150 है। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 अथॉरिटी है। इसकी पावर्स अब नायब तहसीलदारान को भी दे दी गई हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ पार्टीशन। 3 प्रोसेस हैं जिससे पार्टीशन स्टार्ट हो सकती है। एक है सेक्शन 135 कि कोई भी को शेयरर, कोई भी लैंड ओनर आके दरख्वास्त देता है रेवेन्यू ऑफिसर को कि मेरी ज़मीन जो है इनसे अलहदा कर दी जाए, पार्टीशन कर दी जाए, उस पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि सेक्शन 135A किसी लैंड ओनर की डेथ की सूरत में म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेंस, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो पाबंद है रेवेन्यू ऑफिसर के फौरी तौर पे इमीडिएटली वो नोटिस करेगा तमाम उनको जो अदर को शेयर इन दी खेवट हैं उनको करेगा नोटिस कि आप लोग एक स्कीम बना के दें और उस स्कीम के तहत के मुताबिक मैं आपकी तकसीम कर देता हूँ। और अगर वो 30 डेज़ के अंदर ऐसी स्कीम पे वो राज़ी नहीं होते तो फिर वो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वही जो इसमें दिए गए सेक्शन 135 150 में वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा। और तीसरी ये है कि सेक्शन 147 के तहत वो अगर तमाम जो हैं हिस्सादारान वो बाहमी तौर पे आपस में बैठ के एक स्कीम बना के ले आते हैं पार्टीशन की और दरख्वास्त देते हैं रेवेन्यू ऑफिसर को कि हमने मिल बैठ के ये पार्टीशन कर ली है, आप इसको अफर्म कर दें, तो वो थोड़ी सी पूछ गिछ करके सब मालकान के राज़ी हैं, उनके साइन करा के जो भी है तो वो उसको अफर्म कर देगा। पार्टीशन जो है वो उसका आप सिर्फ नोट कर लें, बाकी डिटेल आपको दूसरे लेक्चर में मिलेगी कि पार्टीशन होती है सिर्फ खेवट की, खेवट या होल्डिंग। एक होल्डिंग में एक खेवट में एक से ज़ायद मालिक हो सकते हैं। कैसे कि जब तो गांव बना था तो हर मालिक को अलग-अलग होल्डिंग नंबर दिया गया, अलग-अलग खेवट नंबर दिया गया। खेवट इज़ एक्चुअली अकाउंट नंबर ऑफ ए लैंड ओनर, उसको अलग-अलग। फिर उसके बाद हुआ क्या, उसकी डेथ के बाद उसके वारिस आ गए, उनकी डेथ के बाद मज़ीद वारिस आ गए, कई वारिसों ने सेल कर दी, कुछ लोगों ने परचेज़ कर ली और एक खेवट में
एक की बजाय कुछ अरसे बाद 10, 20, 30 लोग जो है वो मालिक बन गए। तो फिर जब उनके डिस्प्यूट राइज होते हैं तो उसके लिए हल ये निकाला गया कि वो पार्टीशन की एप्लीकेशन दें और अपना हिस्सा अदा करें, क्योंकि किसी का सड़क पे रकबा है, किसी का ज़्यादा अच्छा रकबा है, उसको नहर के नज़दीक है, किसी को पानी नहीं लगता, तो उसके लिए फार्मूला ये है कि इक्वल क्वालिटी और क्वांटिटी का लैंड जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। खेवट और होल्डिंग सेम चीज़ है। खेवट जो वर्नैकुलर टर्म यूज़ होती है फॉर होल्डिंग। खसरा नंबर क्या? वो आपको दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में वो पूरा तफसील यही होनी है। अभी आपने फरमाया खेवट और खतूनी एक ही चीज़? नहीं सर, खेवट इज़ अकाउंट नंबर ऑफ लैंड ओनर, खतूनी इज़ अकाउंट नंबर ऑफ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर वो अगर खुद काश करता है तो उसको अलग खतूनी नंबर मिलेगा, अगर उसने मज़ारे रखा है यानी टेनेंट रखा है या लेसी रखा है तो उसकी अलग खतूनी नंबर मिलेगा। अच्छा जी, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 में बना। मेन इसका मकसद था कि जो है मुजारियान टेनेंट्स उनका इस्तेहसाल न करें ज़िम्मेदार, और एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशनशिप जो हैं उसकी वजाहत की गई। ठीक है, 3 किस्म के मेन टेनेंट्स होते हैं। एक है ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। अच्छा, 3 किस्म के टेनेंट्स होते हैं। ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स जिन्हें उर्दू में मरूसी मज़ारीन कहा जाता है। मरूसी का मतलब है कि जो नस्ल दर नस्ल विरासत में मुजारियत लेके आ रहे हैं। उसकी डिटेल तो ये होती थी कि जब पुराने ज़माने में बिल्कुल बेआबाद ज़मीनें थीं, पानी पे इतने सोर्सेज भी नहीं थे, तो किसी शख्स को जागीर मिल गई, किसी को माफ़ी मिल गई, और इतना बड़ा एरिया था कि वो खुद काश कर नहीं था सकता, मुलाजम अफोर्ड कर नहीं था सकता, तो वो एक एग्रीमेंट कर लेते थे किसी के साथ कि भाई ये 2 मरबे हैं, ये तुम काश कर दो, इन्हें डेवलप करोगे तो हम 50-50 कर लेंगे, इस किस्म का एग्रीमेंट। तो चूँकि अनपढ़ लोग होते थे, लिखत पढ़त हो नहीं सकती, तो वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पटवारी के पास जाके तो मरूसी मज़ारे का उसका इंदराज करा दिया जाता था ताकि उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। ऑक्यूपेंसी टेनेंट को इजेक्ट नहीं किया जा सकता। ऑक्यूपेंसी टेनेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 5 से सेक्शन 8 तक, और अब ये 1952 के बाद अबेंडन हो चुके हैं। ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स को हकूक़ मलकियत मिल चुके हैं। अब ऑक्यूपेंसी टेनेंट का कोई वजूद नहीं है, वो सारे मालिक बन चुके हैं। अगर रिकॉर्ड में कोई हैं भी तो उनको मालिक लिख देना चाहिए। जो 2012 में एक्ट आया था ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स ग्रांट ऑफ प्रोप्राइटरी एक्ट, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बगैर किसी एप्लीकेशन के इनका इंदराज कर दिया जाए एज लैंड ओनर। दूसरे हैं जो नॉन ऑक्यूपेंसी हैं, वो 2 किस्म के हैं, एक टेनेंट फॉर फिक्स टर्म, एक टेनेंट एट विल। टेनेंट एट विल हैं जो कि साल ब साल होते हैं, ईयर टू ईयर होते हैं, और उन्हें ईयर के एंड पे उनको फारग किया जा सकता है, एग्रीकल्चर ईयर के एंड पे। टेनेंट फॉर फिक्स टर्म जो हैं वो हैं किसी एग्रीमेंट के तहत या किसी कोर्ट की डिग्री के तहत या किसी रेवेन्यू ऑफिसर के आर्डर के तहत एक ख़ास मुद्दत तक 2 साल, 4 साल, 5 साल जो भी उन्होंने आपस में तय की हुई या 20 साल उन्होंने टर्म फिक्स की है, तो वो टेनेंट्स फॉर फिक्स टर्म है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट का डिफरेंस। रेवेन्यू ऑफिसर्स की क्लासेस मैंने आपको बताई हैं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में सेक्शन 7 में दी गई रेवेन्यू ऑफिसर्स की कैटेगरीज। रेवेन्यू कोर्ट्स भी वही लोग हैं, जो क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वही लोग जो हैं, वही ऑफिसर जो हैं वो एक्ट करते हैं एज रेवेन्यू कोर्ट, और उसी तरतीब से उनकी हायरार्की है। फ़र्क ये है कि जब वो उन केसेस में जो सेक्शन 77 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट के शेड्यूल में जो दावा जात हैं उनको प्रोसीड करेंगे, तो वो एक्ट करेंगे एज रेवेन्यू कोर्ट। उसके लिए वो पूरा उसी तरह दावा, जवाब दावा, इशू फ्रेम होने और आर्गूमेंट सारा उसी तरह चलेगा, एविडेंस होगी। लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो सिर्फ समरी प्रोसीडिंग्स करता है, उसने रिकॉर्ड के मुताबिक आगे प्रोसीड करना है कि ये काम होने वाला नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर के पास एविडेंस कलेक्ट करने का इख्तियार नहीं है। जहाँ पे मैटर ऑफ एविडेंस है,
वो सिविल कोड में जाता है सेक्शन 53, 52 और 53 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। लेकिन जहाँ पे सेक्शन 77 में दिए गए, टेनेंसी एक्ट के सेक्शन 77 में दिए गए दावा जाते हैं, उनको ट्राई करते हुए वो रेवेन्यू कोड का इख्तियार एक्सरसाइज करेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 ये कॉन्स्टिट्यूट करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। पहले जो कानून थे पुराना, उसमें फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो होता था इंचार्ज ऑफ प्रोविंस, वो एक शख्स होता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम मुश्किल हो गया मैनेजमेंट करना, तो फिर 1957 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट बनाया गया जो कि पूरे प्रोविंस को डील करता है, और उसमें बोर्ड ऑफ इख्तियारात उसके जो हैं वो एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर है ऑफ द प्रोविंस, और पूरे तमाम रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट्स पे अपनी जनरल सुपरिटेंडेंस एक्सरसाइज करता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स हैं वो दो किस्म के हैं। एक तो वो हैं कि जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उनके पास, जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का भी स्टेटस होल्ड करते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी टू पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कॉलोनीज डिपार्टमेंट, कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जिनके सेक्रेटरीज़ का पोर्टफोलियो मेंबर्स होल्ड करते हैं। इसके अलावा एक जो मेंबर टैक्सेस हैं, ही इज़ नॉट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, लेकिन उनका एक अलग पोर्टफोलियो है, वो पूरे पंजाब के तमाम टैक्सेस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, CVT, ये सारा उसकी कलेक्शन के और उसको सुपरविजन के ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा 8 जुडिशल मेंबर्स हैं जिनका काम सिर्फ अपीलें और रिवीजन सुनना है अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ लोअर हायरार्की। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ नहीं हैं। तो ये कंपोजिशन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। तो ये मैं आपको अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912। कॉलोनाइजेशन उर्दू में नो आबादियात, कि जब कोई बैरन लैंड जो हैं, ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स थे उन इलाकों में साउथ में बेतहाशा जिनके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो सकती थी, उसके लिए ब्रिटिश ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि पूरा नेटवर्क उन्होंने कैनाल्स का, नहरों का बिछाया उधर, और फिर उन कैनाल्स के जहाँ तक रेंज हो सकती थी इरीगेशन की, वहाँ पे नक्शे के मुताबिक गांव बनाए जिनको हम चक कहते हैं, और उन चकूक में जो उन्होंने पूरा एक सिस्टम के तहत कानून साजी करके किए। तो जो जब उन्होंने ये सारा कुछ बना दिया तो उसके बाद उन्होंने अलाटमेंट्स भी करनी थी, लोगों को बुलाना था कि आप आएँ, ज़मीनें काश करें, और फिर प्रोड्यूस भी बढ़े और उनका लेवल भी बढ़े। तो उसके लिए पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1893 बनाया गया, लेकिन फिर जो एक परमानेंट एक्ट बना वो है दैट इज़ कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912, जो आज भी चल रहा है विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस। तो इसका जो मकसद है वो ये है कि मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टेट लैंड मेन। तो बाकी वो फिर इसको बताता है कि अलाटमेंट किस तरह होगी, उसके प्रोप्राइटरी राइट्स किस तरह मिलेंगे, और प्रोप्राइटरी राइट्स मिलने के बाद अगर कोई फ्रॉड से ले जाता है उसे वापस कैसे लेंगे, किसी को कोई करता है ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है तो उसको डील कैसे करना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, सेक्शन 10 बताऊंगा कि वो क्या डील करता है। वो पूरे जान है इस एक्ट की। वो सेक्शन 10 ये कहता है, सब सेक्शन 1 कि द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सब्जेक्ट टू जनरल अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट में ग्रांट एनी लैंड टू एनी पर्सन अंडर एनी कंडीशंस एज इट मे डीम फिट। चाहे वो 100 मरबा दे दे किसी शख्स को, लेकिन वो अब तो है उस पर अदालतों ने बड़ी पाबंदियाँ लगा दी हैं। जो पहले होता था ना कि बहुत बड़ी बड़ी जगीरें मिलती थी, वो सेक्शन 10(1) के तहत मिलती थी। और अभी भी अगर किसी ने स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, कोई मॉडर्न फार्मिंग के लिए, या जैसे सर गंगाराम ने कई 100 एकड़ उधर लैंड लिया नाला हुर्द में, और उसको खुद अपना बिजली घर बना के और नहर का पानी लिफ्ट करके तो उसको किया, वो सारी लीजेस थी। जी जी नहीं वो नहीं है, ये डिफरेंट है। अच्छा, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके किसी भी शख्स को किसी भी कंडीशंस पे दे सकता है। लेकिन
अब हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन है, उसको सारा एक अदारा तो नहीं दे सकता। उसके लिए फिर सेक्शन 10(2) ये कहता है कि एक स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन बनाएगा बोर्ड ऑफ एमडी विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन जिसे हम उर्फ़ में स्कीम कहते हैं, एक स्कीम ऑफ अलाटमेंट बनाएंगे कि ये किन कंडीशंस पे किस किस शख्स को ये अलाटमेंट की जा सकती है। तो वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के तहत एक स्कीम बनाएगा, उसके तहत वो लिखेंगे सच काइंड ऑफ लैंड, इतनी उनकी मिकदार होगी, इतने बड़े पीसेस होंगे, किस किस्म के टेनेंट्स को देने हैं, क्या उनकी कैटेगरीज होंगी, वो एक स्कीम बना के दे देंगे। और कलेक्टर जो है वो उसको उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करेगा। नीलामी करनी है या एप्लीकेशंस लेके करनी है, जो भी तरीक़ाकार होगा वो सेक्शन 10(2) की स्कीम के तहत, जैसे आपने अभी घोड़ीपाल स्कीम का जिक्र किया था, टेम्प्रेरी कल्टीवेशन लीज स्कीम है, कैमल ब्रीडिंग स्कीम है, हॉर्स ये काउ ब्रीडिंग स्कीम है, बाड़ा रेक्लामेशन, ग्राउंड और फूड, बेशुमार स्कीमें उन्होंने बनाई हैं। तो सेक्शन 10(3) जो है वो ये कहता है कि जब कलेक्टर किसी को अलाटमेंट करेगा तो उसको एक रिटन आर्डर अपने साइन के साथ देगा, तो फिर वो लाठी बनेगा। और सेक्शन 10(4) ये कहता है कि जब तक उसे रिटन आर्डर नहीं मिलता और उसको फिज़िकल पोजेशन नहीं दिया जाता ऑफिशियली, वो टेनेंट नहीं बनेगा। तो ये सेक्शन 10 है मेनली। और दूसरे नंबर पे सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर किसी को आप आउट राइट सेल भी करते हैं या प्रोप्राइटरी राइट्स के साथ ग्रांट करते हैं, तो जब तक वो पूरे पैसे अदा नहीं कर देता, पूरी कीमत और सारी कंडीशंस पूरी नहीं करता, तो वो गवर्नमेंट का टेनेंट कंसिडर होगा, चाहे वो परचेज़र है। ये दो इम्पॉर्टेंट इसमें प्रोविजन है। बाकी तो सारा एक्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ये मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मेन मकसद तो ये था कि लोगों की जो फ्रेगमेंटाइजेशन हो जाती है, छोटे छोटे होल्डिंग्स बन जाती हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए ये कानून बनाया गया था। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा गलत हुआ। जो बड़े लैंड ओनर्स थे, जो पैसे वाले थे, ताकत वाले, उन्होंने इसको मिसयूज़ किया और अपने जहाँ पे भी इस्तेमाल शुरू हुआ वहाँ पे कई साल तक, बल्कि 50 साल तक लिटिगेशन खत्म हुई। तो अब चंद साल हुए बोर्ड ऑफ ने कंप्लीट बैन लगा दी है कंसोलिडेशन पे। तो चूँकि मैं आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू दे चुका हूँ पहले कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का और बंदोबस्त का, तो इसलिए मैं मज़ीद आपको अभी टाइम की कमी की वजह से नहीं बताता। लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको जो पूछेंगे बता देंगे। इस वक्त जो कानून है वो है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग ऑर्डिनेंस 1960, जो कि ऑपरेटिंग लॉ है कंसोलिडेशन का। ये मैं प्रोसीजर जो है ये आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, तो रिपीट नहीं करूँगा। ड्रॉबैक्स भी मैंने बता दी। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 सेक्शन 24 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का, वो मैंने रीप्रोड्यूस किया है। ये कहता है नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरीली एक्वायर्ड और टेकन पोजेशन ऑफ सेव फॉर ए पब्लिक पर्पज एंड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ which provides for compensation therefore and other fixes the either fixes the amount of compensation or specifies the principles on and the manner in which compensation is to be determined and given। आर्टिकल 24 जो है वो आपके प्रोप्राइटरी राइट्स को प्रोटेक्शन देता है और ये कहता है कि आपसे कोई भी कंपल्सरीली लैंड एक्वायर नहीं किया जा सकता अनलेस बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। और लॉ जो उन्होंने दिया सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए, और जो लॉ बनाया गया है वो था 1894 वाला, जो पहले ही चल रहा था वही अभी भी चल रहा है, लैंड एक्विजिशन एक्ट। इसमें जो प्रोसीजर है वो ये है कि सेक्शन 4, 5, 5A और 6 ये 4 मेन सेक्शंस हैं। जब कलेक्टर जो है उसको कोई रिक्वेस्ट मौसूल होती है कि ये लैंड आपने एक्वायर करना है, तो वो उसको देखे कि बाकी इसकी ज़रूरत है जिस डिपार्टमेंट ने भेजा है फॉर पब्लिक पर्पज़ या फॉर कंपनी डूइंग सम पब्लिक पर्पज़। तो उसके लिए जब उनके पास आता है ये रिक्वेस्ट आती है तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे जिसे हम कहते हैं सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन,
उसमें सिर्फ दिया जाता है कि दिस मच ऑफ लैंड फ़लाँ हसरा नंबर जो है इट इज़ बीइंग एक्वायर्ड। तो उसके बाद एक तो उस इलाके में सेल परचेज़ ख़त्म हो जाती हैं उन नंबरान की, ताकि उसकी कीमतें जो हैं वो डिटरमिन करनी होती हैं फ्राम दी एवरेज सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो वो लोग जो हैं वो आर्टिफिशियली कीमत राइज़ ना कर दें। दूसरे नंबर पे वहाँ पे परमिशन मिल जाती है कलेक्टर के नुमाइंदों को, उसके मुलाजमों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि वो जाएं, सर्वे करें, बोर करें, उसकी जो भी उन्होंने देखना कि ये फ़िट है इस मकसद के लिए कि नहीं। सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन का सिर्फ इतना मकसद है कि वहाँ पे वो सर्वे हो सके और सारा ये डिटरमिन हो सके कि ये इस पब्लिक पर्पस के लिए मौजू है कि नहीं। उसके बाद जब रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं उसमें देखा जाता है कि तजवीज़ तो आई थी 80 एकड़ के लिए, लेकिन ये 50 एकड़ ही काफ़ी होगा। तो फिर सेक्शन 4 की नोटिफिकेशन के बाद एक सेक्शन 5 की नोटिफिकेशन की जाती है कि दिस मच लैंड इज़, यानी जो भी 50 एकड़ 60 एकड़ जो भी उन्होंने कहा, ये इट इज़ बीइंग एक्वायर्ड। पहले तो था ना कि मे बी एक्वायर्ड, अब ये है कि ये बीइंग एक्वायर्ड है। और सेक्शन 5A के तहत ऑब्जेक्शंस इनवाइट की जाती हैं फ्राम द कंसर्न पार्टीज़ कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप दे दें। वो ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि जी हमारी ज़मीन एक्वायर ना करें, बल्कि वो कंपनसेशन के बारे में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसकी लिटिगेशन के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन अगर वो करते हैं तो सेक्शन 5A के तहत 30 डेज़ का टाइम दिया जाता है। जब वो ऑब्जेक्शन आ जाएँ तो फिर फाइनल डिसीजन कमिश्नर करता है इन केस ऑफ पब्लिक पर्पज़, और बोर्ड ऑफ रिव्यू करेगा इन केस ऑफ कंपनीज़ कि ये लैंड जो है हम एक्वायर कर रहे हैं। और उसके आगे फिर प्रोसीजर, उसकी कंपनसेशन क्या बनेगी, फिर अवार्ड अनाउंस होगा, कंपनसेशन पे किस तरह की जाएगी। तो सेक्शन 17 जो है वो ये कहता है कि इन केस ऑफ अर्जेंसी ये कुछ प्रोविजंस जो हैं नोटिफिकेशंस ये डिस्पेंस विद भी की जा सकती हैं। और सेक्शन 35 ये कहता है कि टेम्परेरीली भी कोई चीज़ एक्वायर की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि गवर्नमेंट कहती है कि ये जो गल्ला मंडी है इसको हम अपग्रेड करने लगे हैं, तो आप लोग यहाँ से अभी शिफ्ट हो जाएं। कहाँ शिफ्ट हों, उसके लिए फिर वो कोई जगह देखते हैं कि ये हम टेम्परेरीली फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स वो एक्वायर कर लेंगे, और फिर उसके बाद 3 साल के बाद या 2 साल जब भी उनका पीरियड खत्म वो वापस कर देंगे। जी ठीक है जी। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, प्रीएम्पशन का मतलब ये है कि सिंपल अल्फाज में कि अगर कोई ऐसी ज़मीन जो आपको परचेज़ करने का राइट है लेकिन किसी और शख्स को सेल कर दी गई है, तो आप उस पर अपना राइट ऑफ प्रीएम्पशन या शुफा का हक जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए कानून बना था प्रीएम्पशन एक्ट 1913, लेकिन इसकी कुछ प्रोविजंस जो हैं वो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ इस्लाम थी। वो शरीयत कोर्ट ने ये मैंने जजमेंट दी है उसको अन इस्लामिक अगेंस्ट द रिपग्नेंट ऑफ इस्लाम डिक्लेयर कर दिया। उसके नतीजे में 1991 में एक रिवाइज्ड प्रीएम्पशन एक्ट बनाया गया जिसमें उसकी भी कुछ प्रोविजन जो है वो हुई, लेकिन वो मेनली अभी चल रहा है। उसमें जो मेन चीज़ है कि वो प्रायोरिटी जो है वो दी गई है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की कौन जो है वो शुफा कर सकता है। वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो है वो अरबिक टर्म्स हैं शाफी शरीक, जो कि वो वहाँ पे शरीक खाता है या उसके राइट्स अटैच्ड हैं अपना उस अनडिवाइडेड इम्यून प्रॉपर्टी में शरीक खाता है। फिर शाफी हलीत है कि जिसके राइट्स जो हैं वो उसके साथ अपना कामन हैं, जैसे रास्ता या वाटर कोर्स या स्टूडेंट्स, और शाफी जार जो कि हमसाया है। तो ये आप लोगों को अब टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा तफसील नहीं बता सकूँगा। इसके लिए एक तरीका जो है वो ये है कि 3 डिमांड्स लाजमी पूरी करनी है। वो डिमांड्स ये हैं कि तलब मुआसबत है कि एक मजलिस जहाँ पे उसे इल्म हुआ उसने इमीडिएट डिमांड करनी है, जंपिंग डिमांड करनी है, बगैर सोचे समझे डिमांड करनी है कि ये ज़मीन तो मैंने खरीदनी थी, तो ये ज़मीन किसी और को सेल क्यों हो गई है। सेकंड तलब इशहाद है कि उसने एविडेंस क्रिएट करनी है
उसने एक नोटिस भेजना है, उसमें लिखना है कि मेरे ये गवाह थे, उनके सामने मैंने तलब पूरी की है और अब आगे ये मुझे सेल कर दो। तीसरी है तलब हशूमत, यानी आपने एक सूट फाइल करना है। लेकिन अब इस पे कुछ जजमेंट्स आई हैं, 2006 में आखिरी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, इतनी इस पे कर दी गई हैं, वो कंडीशंस लगा दी गई हैं कि अब प्रैक्टिकली अब शुफा जो है ना वो तकरीबन ख़त्म ही हो गया। अब उसका कोई केस सक्सीड करने का चांस कम ही रहता है। इसके बाद हम आते हैं सेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़। ये वैसे तो लॉ रिडंडेंट हो चुके हैं, आप सबको पता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, टाइम की कमी है। पाकिस्तान बना तो जो रिफ्यूजीज़ आए इधर, उनके मेन मकसद ये था कि उनकी ज़मीनों को जो छोड़ के गए हैं हिंदू, उन ज़मीनों को एडमिनिस्टर किया जाए और जो मुसलमान आए हैं उनको आबाद किया जाए। उसके लिए कानून साजी की गई। जो कुछ हुआ आप सब लोगों को पता है। 1973-4 में ये ख़त्म करके सारे कवानीन, तो एक डिस्प्लेस पर्सन लॉज रिपील एक्ट 1975 में आया। उस एक्ट के तहत अब सिर्फ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स केसेस जो कि पहले से 75 से चल रहे हैं, या वो केसेस जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिमांड करती है, वो केसेस डील होते हैं। तो अब भी प्रैक्टिकली जो है सेटलमेंट का काम तकरीबन वाइंड अप हो गया, लेकिन ज़मीनें और झगड़े अभी उसी तरह चल रहे हैं और उनके केसेस जो है वो उसी तरह चल रहे हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स का बेसिक मकसद ये है कि ज़मीनें जो हैं उनको बड़े ज़िम्मेदारों से लेके तो आम लोगों को दी जाए, ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी हो सके और एक इक्वालिटी का जो है वो प्रोसेस हो सके। लेकिन ये 3 लैंड रिफॉर्म्स आई थी, एक 1959 में आई थी मार्शल लॉ रेगुलेशन, एक उसके बाद आई है 1972 में, और तीसरे लैंड रिफॉर्म एक्ट 1977 में। लेकिन ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, ये उनके तहत ये सारे पर्पसेस हैं, आप लोग देख लीजिए, ये आपको स्लाइड्स अवेलेबल होंगे। तो इसका एंड रिज़ल्ट ये निकला कि कज़लबाश, ये 3 लैंड रिफॉर्म्स थी। कज़लबाश वक्फ केस है, उसकी जजमेंट है PLD 1990, सुप्रीम कोर्ट 99। उन्होंने इन लैंड रिफॉर्म्स को प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया है, और ये 1959 वाली जो है वो तो बिल्कुल अबॉलिश हो गई, और बाकी 72 और 77 वाले में इतनी उन्होंने पाबंदियां लगा दी कि प्रैक्टिकली अब वो हो नहीं सकती। तो ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा।